हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एडवोकेटर। वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे एंड अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो बेटा आज बारी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 4 तक के वन शॉट कर चुके हैं। न्यू वन शॉट है बेटा जी वो सारे के सारे। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मतलब पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ओके। एंड बीच में चैप्टर नंबर 5 अभी हम नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम नहीं करेंगे, करेंगे, बट जैसे ही हमारा चैप्टर 7 हो जाएगा ना तो हम चैप्टर 5 करेंगे। क्योंकि यार चैप्टर 5 जो है ना सिर्फ 5 नंबर, 5 नहीं 3 नंबर का आता है, तो बहुत छोटा चैप्टर है, तो उसको लास्ट में कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का आधा सिलेबस पूरा हो जाए। मिड टर्म के लिए आप पूरे तैयार हो जाओ। ओके। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बारी है। वन शॉट के अंदर एक बढ़िया वाली रिवीजन हो जाएगी भाई। अगर आप लोगों को फर्स्ट टाइम ये चैप्टर करना तो 2 या 3 बार देख लेना, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के देख लेना, मज़ा आ जाएगा। ओके। और आप लोगों को अगर इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल है सुनील जंगड़ा सर के नाम से, इसको ज्वाइन कर लो। यहाँ पर आप लोगों को नोट्स मिलते हैं। ऑलरेडी मैंने चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4 तक के नोट्स भेज दिए हैं एंड इसके भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ओके, बहुत जल्दी। बस इसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि जितने भी मेरे नोट्स हैं बेटा जी डिजिटल हैंड रिटन नोट्स होते हैं, दी बेस्ट नोट्स होते हैं। और मतलब पूरी यूट्यूब पे आप लोगों को कोई नहीं देने वाला उतने बढ़िया डिजिटल हैंड रिटन नोट्स। टाइप्ड नोट्स तो कोई भी दे देगा यार। ओके। तो आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत चल रही है, आप लोग भी मेहनत करो, मेरे साथ पढ़ो और जुड़ जाओ। ठीक है, चलिए तो करते हैं शुरू। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वन शॉट के अंदर बहुत बढ़िया वाली रिवीजन हो जाएगी। चलिए तो बेटा इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हमें एक टॉपिक पढ़ना होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स तुम इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे कि हमने ना एक सरफेस ले लिया ये। ठीक है, कोई भी एक सरफेस ले लिया या प्लेन ले लिया। ओके। और अभी मेरे पास कुछ पढ़ा नहीं है ऐसा, चलो कोई नहीं, सिंपल तरीके से हम पढ़ लेते हैं। हाँ मिल गया मिल गया। जैसे हमने ये एक सरफेस ले लिया, ठीक है। अब इसमें से क्या हो रहा है, यहाँ पे ना यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है। यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे रख देता हूँ मैग्नेटिक फील्ड में। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से अंदर चली जाएंगी, इसके आर पार हो जाएंगे ना भाई, क्रॉस कर जाएंगी। ठीक है, क्रॉस कर जाएंगी। तो वही एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं। जैसे कि एक शीट हमने ली, एक शीट हमने ली, ये शीट है, इसमें फील्ड लाइन यहाँ से एंटर कर रही है, यहाँ से एंटर कर रही हैं और यहाँ से एग्ज़िट हो रही हैं, यहाँ से एग्ज़िट हो रही हैं। तो बेटा कितने नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस कर रही हैं इस प्लेन को, इस एरिया को, नॉर्मली उसको बोला जाता है क्या? उसको बोला जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। और सिंपल आप बोल सकते हो कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ, क्या है ये? प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए है। व्हाट इज़ बी? बी इज़ द मैग्नेटिक फील्ड। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। बी इज़ द मैग्नेटिक फील्ड एंड ए इज़ द एरिया वेक्टर। जैसे कि अब ये जो फील्ड लाइंस जा रही हैं ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस सरफेस का एरिया वेक्टर किधर होगा? इस सरफेस का एरिया वेक्टर किधर होगा? इस सरफेस का एरिया वेक्टर किधर होगा? वो इधर ही होने वाला है भाई। ठीक है, तो ये एरिया वेक्टर हुआ। क्लियर है? जहाँ पे ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व कर रहा है, हाँ भाई देख रहा है यहाँ से कितनी लाइन्स आ रही हैं, तो ये एरिया वेक्टर उसी साइड। तो इसलिए बी और ए हो जाएगा। तो इसका मतलब जो फाई है वो क्या हुआ? फाई जो है वो हुआ बी ए हुआ। लेकिन अगर किसी एंगल पे हूँ, जैसे कि यहाँ पे हमने केस बनाया हुआ है कि फील्ड लाइंस जा रही हैं कुछ इस तरीके से, ऐसे होके जा रही हैं। इस तरीके से समझो कि ये एक शीट है, एक प्लेन एरिया है, इसका एरिया वेक्टर बिल्कुल सीधा है, इधर है। ओके, और फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं बी, तो इनके बीच में एंगल बन रहा है थीटा। लेकिन हमें क्या चाहिए? फील्ड लाइंस कैसे जानी चाहिए? बिल्कुल इसके यहाँ पे होनी चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे होनी चाहिए। तो आप लोग बनाओगे यहाँ पे क्या, कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा बेटा जी बी कोस थीटा। तो इसका मतलब फाई जो है यहाँ पे कितना बना? बी कोस थीटा इंटू बन गया ए। तो फाई, क्या मैं बी डॉट ए लिख सकता हूँ? क्या मैं बी डॉट ए लिख सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके। अब ज़रूरी नहीं है बेटा जी कि हमेशा जो है फील्ड लाइंस टेंजेंट पे जा रही होंगी, मतलब क्यों नहीं वही टेढ़ी मेढ़ी होकर जा रही होगी। टेढ़ी मेढ़ी नहीं, मतलब किसी एंगल पे जा रही होंगी। एरिया वेक्टर भी किसी एंगल पे हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है। एक केस ये भी तो हो सकता है, देखो ध्यान से, कि फील्ड लाइंस मान लो सीधी जा रही हैं। फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं? बिल्कुल सीधी जा रही हैं। ओके, ध्यान से समझना, बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझेंगे। फील्ड लाइंस जा रही हैं बिल्कुल सीधी। ओके, अब जो सरफेस है वो कुछ इस तरीके से है। सरफेस जो है वो कुछ इस तरीके से, मतलब इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो ऐसे है।
मतलब उनके बीच में एंगल बन रहा कितना, थीटा। तो अब इसको निकाल लो, अब इसके कंपोनेंट निकालो, अब ये बनेगा ए कोस थीटा। तो हमें तो क्या चाहिए, हमें चाहिए कि बी और ए सेम लाइन में होने चाहिए, बस हमें ये चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे आएगा फाई इज इक्वल टू कितना, बी और साथ में ए कोस थीटा, ए कोस थीटा। तो ये बन गया फाई बी डॉट ए बन गया। ठीक है, मतलब फिर से तुम्हें समझ में आ चुका है कि ये जो फाई है ये कौन है, ये हमारे पास बी और ए का मल्टीप्लाई है। किसी एंगल पे है तो हमें क्या लेना भाई, ये ले लेना कोस थीटा, बी ए कोस थीटा ले लेना। ओके, अच्छा अब ध्यान से देखना कि आप लोगों ने जब ये लिखा कि फाई जो है वो हो गया बी ए कोस थीटा, अगर ये हम मैक्सिमम मिनिमम देखना चाहें तो वो कब हो सकता है। मान लो अगर थीटा की वैल्यू है 0 डिग्री, इसका मतलब समझते हो कि बी वेक्टर और एरिया वेक्टर जो है वो सेम डायरेक्शन में है, यही है ना, इसका मतलब तो यही हुआ। तो उस टाइम पे तो जो फ्लक्स होगा ना वो मैक्सिमम होगा, उस टाइम पे जो फ्लक्स होगा वो मैक्सिमम होगा। क्यों होगा, क्योंकि यार cos 0 इज़ 1। ओके, लेकिन अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री और cos 90 कितना होता है, आप बोलोगे cos 90 इज़ 0। सो फाई की वैल्यू कितनी हुई, बी ए इंटू 0, तो ये हुआ 0। इससे तुम क्या समझे, इससे ये समझे हम कि अगर बी वेक्टर परपेंडिकुलर है किसके, ए वेक्टर के। जैसे ये एक प्लेन है, फील्ड लाइन्स ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं। अब इसका एरिया वेक्टर किधर है, इसका एरिया वेक्टर किधर है शीट का, तो ये तो ऊपर है ना, इसका तो एरिया वेक्टर किधर होगा, ऊपर होगा। तो इन दोनों के बीच में एंगल कैसा, मतलब हमेशा फील्ड लाइन्स नॉर्मली पास होनी चाहिए ताकि उनका एरिया वेक्टर जो है और बी वेक्टर जो है वो सेम डायरेक्शन में आ जाए और उसे 0 मिल जाए, मतलब थीटा 0 मिल जाए और cos 0 इज़ 1 हो जाए। ओके, चलो अब अगर हम छोटे से एरिया की अगर हम बात करें, मान लो कोई शीट है, कोई भी आपने एक बड़ा एरिया लिया हुआ है, उसमें से एक छोटे से एरिया की बात करें, तो आप लोग इसको कैसे लिखोगे, फॉर स्मॉल एरिया, फॉर स्मॉल एरिया। तो आप लिखोगे फ्लक्स कितना होगा भाई, स्मॉल ही होगा, क्योंकि इसमें से कम लाइन्स जा रही होंगी ना। मान लो एक आपने छोटा सा पोर्शन लिया और उसमें से सिर्फ 10 लाइन जा रही है, तो इसका मतलब तो छोटा सा फ्लक्स अपने काउंट कर लिया। तो इसका मतलब डी फाई कितना हुआ, बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, यही हुआ, क्योंकि छोटे से एरिया की बात कर रहे हैं हम। लेकिन अगर मुझे कंप्लीट चाहिए, टोटल चाहिए, तो टोटल के लिए हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे ऊपर वाली इक्वेशन को। तो जैसे हमने इंटीग्रेट किया, यहाँ पे मिलेगा कितना फाई और यहाँ पे मिलेगा बी डॉट डी ए मिल जाएगा। तो आप लोगों के पास ये रहा किसका फॉर्मूला बेटा जी, फ्लक्स का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है ये, फ्लक्स का फॉर्मूला है। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं। एंड आई होप कि जितनी चीज़ें अभी हमने समझी हैं वो सारी की सारी तुम्हें अच्छे से समझ में आ गई हैं। ठीक है, एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो वो क्या होती है बेटा, इसकी एसआई यूनिट होती है वेबर। क्या होती है, एसआई यूनिट जो होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की वो वेबर होती है। कैसी होती है, वेबर होती है। मैं बता देता हूँ तुम्हें, ये देखिए वेबर होती है। जैसे हमने बोला कि जो फ्लक्स है वो क्या है, बी ए का मल्टीप्लाई है, तो बी इज़ टेस्ला एंड ए इज़ मीटर स्क्वेयर। तो टेस्ला मीटर स्क्वेयर इज़ व्हाट, वेबर कहलाता है। कैसी क्वांटिटी है भाई साहब, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसे पता लग रहा है, अरे भाई साहब पता लग तो रहा है कि बी डॉट ए है, डॉट आ गया तो डॉट इज ए स्केलर प्रोडक्ट। क्या है ये, स्केलर प्रोडक्ट है। ओके, चलिए आई होप कि जितनी चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी हैं वो सारी की सारी तुम्हें समझ में आ गई हैं। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आता है बेटा जी मेन कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर को पूरे का पूरा चलाने वाला है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब करता धरता यही है और कुछ नहीं है। तो व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इन शॉर्ट हम इसको बार बार बोल रहे होंगे इस चैप्टर के अंदर के, क्या, EMI बोल रहे होंगे। क्या बोल रहे होंगे, EMI बोल रहे होंगे। ठीक है, अब ना एक सिंपल सा तरीका करते हैं। जैसे हम इससे पहले हमने जो चैप्टर किया, चैप्टर नंबर 4 किया था, तो उस चैप्टर के अंदर ना हमने क्रॉस बनाए थे। क्या बनाए थे, क्रॉस बनाए थे। क्रॉस क्या थे कि करंट या फील्ड जो है वो प्लेन को क्रॉस करके जा रहा है। ठीक है, अब मान लो मैं यहाँ पे ना एक सर्किट ले लेता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे एक सर्किट ले लिया, कुछ भी रोड ले लिया यार। ठीक है, ये एक रोड हमने ले ली। अब इस रोड को ना मैं क्या कर रहा हूँ, इस रोड को ना इसके अंदर यहाँ पे रख रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ। तो इसके साथ कितनी लाइनें जा रही होंगी भी, आप बोलोगे एक दो लग गई होंगी, एक दो लाइनें इसके साथ लिंक हो गई होंगी। फिर इसके बाद और आगे इसको अगर लेके जाता हूँ तो आप बोलोगे कि हाँ सर यहाँ पे भी ना इसके साथ लाइनें पहले से ज़्यादा अटैच हो गई होंगी। फिर आगे। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब मैं इसको अंदर की तरफ लेके जा रहा हूँ तो
तो इसमें से जाने वाली जो लाइन है, जो लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो क्या हो रही हैं, इंक्रीज़ हो रही हैं। और यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से कैसे पास कर रही हैं भाई, क्रॉस, मतलब फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं इसके अंदर ऐसे जा रही है ना, क्रॉस है, तो इसका मतलब प्लेन में जा रही हैं, तो उसमें हमने मैग्नेट नहीं सर्किट रख दिया, तो उसमें से भी क्रॉस होकर जा रही है, नॉर्मली जा रही हैं, तो इसका मतलब ये फ्लक्स हुआ। उसका मतलब ये क्या हुआ भाई, जो फील्ड लाइंस हैं ये जब अटैच हो रही हैं इसके साथ तो फ्लक्स हुआ। अब ये फ्लक्स क्या है, जैसे जैसे मैं इसको आगे की तरफ बढ़ा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं इसको आगे की तरफ बढ़ा रहा हूँ तो फ्लक्स इंक्रीज़ हो रहा है। फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। या मैं इसको पीछे लेके जाऊँगा तो ये डिक्रीज़ होगा। तो इसका मतलब इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो, फ्लक्स कैसा, चेंजिंग होना चाहिए। और इस चेंज होने की वजह से इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। और इस ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से यहाँ पे करंट भी इंड्यूस्ड हो जाता है। समझ में आया। ये कहना क्या चाहता है, ईएमआई क्या कहती है, ईएमआई कहती है कि जब भी किसी कंडक्टर या सर्किट के साथ लिंक होने वाला फ्लक्स या फिर उसके साथ लगने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर चेंजिंग है, चेंजिंग का मतलब ये नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होने लगे, नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मत बोलो तुम ना, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलो, फिर उससे तुम्हें समझ में रहेगा ये जो नॉर्मली पास हो रही है, ठीक है। ऐसे पढ़ लो, इफ़ द मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब तो तुम समझ गए हो कि क्या होता है जब फील्ड लाइंस नॉर्मली पास करें, ठीक है। चेंजेस एन ईएमएफ एंड ए करंट आर इंड्यूस इन द सर्किट, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स किसी सर्किट के साथ जब अटैच होता है और वो चेंजिंग हो तो वो सर्किट के अंदर ईएमएफ इंड्यूस कर देता है और इसकी वजह से करंट बन जाता है। क्लियर है। चलिए, तो पूरे का पूरा यहाँ पे भी हमने डिस्कस कर लिया और यहाँ पे भी डेफिनेशन बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, ध्यान से देखना। आगे ना थोड़ा थ्योरी पोर्शन है बट मैं तुम्हें पॉइंट्स में पढ़ाने वाला हूँ। ध्यान से देखो कि अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं आप लोगों के पास हेनरी एक्सपेरिमेंट एंड फेराडेज लॉ। क्या आते हैं बेटा जी, हेनरी एक्सपेरिमेंट एंड फेराडेज लॉ आते हैं, ठीक है, फेराडेज लॉ। तो पहले हम पढ़ते हैं हेनरी एंड फेराडे एक्सपेरिमेंट लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक्सपेरिमेंट। अब ध्यान से देखना सभी बच्चे, पहले हम हेनरी एक्सपेरिमेंट्स पढ़ रहे हैं। इनमें हुआ क्या, देखो ये तो सबने बोल दिया ना कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो इन्होंने देखा भी, असली में देखा। इन्होंने एक कॉइल ली, उस कॉइल के दोनों सिरों के बीच में इन्होंने क्या लगा दिया, एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, मतलब जो करंट बताएगा यार तुम्हें, ठीक है। और यहाँ पे रखा एक बार मैग्नेट। ये क्या है, एक बार मैग्नेट है भाई, ठीक है, ये क्या है, एक बार मैग्नेट है। अब तुमने एक चीज़ नोट कर ली है कि जो फाई होता है ना वो बी ए कोस थीटा होता है। मतलब फाई को अगर चेंज करना है आप या तो बी को चेंज कर दो या ए को चेंज कर दो, यही होगा। यस, यही हो सकता है। अब ध्यान से देखना सभी, अब ध्यान से देखना, होगा क्या कि यहाँ पे ना ये एक क्या है, बार मैग्नेट है। अब जैसे जैसे ये बार मैग्नेट मैं इसके पास लेके जा रहा हूँ तो इस बार मैग्नेट से फील्ड लाइंस कहाँ जा रही हैं अभी, बाहर की तरफ ही जा रही है ना। और जब मैं इस बार मैग्नेट को इसके पास लेके जा रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि ये जो फील्ड लाइंस है इस कॉइल के साथ कैसी हो रही हैं, लगातार बढ़ रही हैं, लगातार बढ़ रही हैं। फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज़। इसका मतलब चेंजिंग है, यहाँ पे फ्लक्स क्या है भाई, चेंजिंग है। यस, चेंजिंग है भाई साहब। अगर चेंजिंग है तो इसका मतलब इसके अंदर क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। क्लियर है। और इसी की वजह से क्या बन जाएगा, करंट बन जाएगा। और करंट बनेगा तो ये जो गैल्वेनोमीटर है ये डिफ्लेक्शन शो कर देगा। करंट बनेगा तो ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर देगा। आई होप कि चीज़ें समझ में आई है। अब यहाँ तो हमने क्या किया था कि इस बार मैग्नेट को इसके पास लेके आए थे। ऐसे ही क्या होगा, आप इसको पीछे भी ले जाओ, उससे क्या होगा, जो फ्लक्स है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा इसके साथ। तो इसका मतलब वो चेंजिंग है तो इंड्यूस ईएमएफ है, इंड्यूस ईएमएफ तो करंट बनेगा। अब ये डिफ्लेक्शन इधर होने के बजाय इधर हो जाएगी। सिंपल। चलो नेक्स्ट एक और केस है, सेकंड मेथड। क्या है ये, सेकंड मेथड है बेटा जी, ठीक है, सेकंड मेथड है। इसके अंदर ध्यान से देखिएगा। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो हमें कोई बार मैग्नेट नहीं दिख रहा, लेकिन इतना तो हमें पता है ना कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तो उसमें चारों ओर क्या बनता है, वो फील्ड बना लेता है भाई।
ठीक है। करंट कैरिंग कंडक्टर अपने चारों ओर क्या बना लेता है, फील्ड। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही तुम्हें दिख रहा है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। यहाँ पे एक कॉइल ये है, एक कॉइल ये है। ये कॉइल तो वही सर्किट है जैसे पहले था हमारे पास कि गैल्वेनोमीटर लगा रखा है। अब यहाँ इस कॉइल के अंदर हमने बैटरी लगा रखी है, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा रखी है, बैटरी। अब इस बैटरी से क्या गया, करंट। वो करंट गया इस कॉइल के अंदर। अब करंट जहाँ पे जाता है तो अपने चारों ओर फील्ड बनाता है, तो इसने फील्ड बना लिया, तो ये फील्ड लाइन से। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस कॉइल को देखो, इस कॉइल का फील्ड बन चुका है, इस कॉइल को इधर और इधर शिफ्ट कर रहे हैं। जब हम इसको इधर शिफ्ट कर रहे हैं तो इससे निकलने वाला जो फ्लक्स है, इससे निकलने वाली जो फील्ड लाइन्स है, इसके साथ ज़्यादा अटैच हो रही हैं। ज़्यादा अटैच हो रही है तो इसका मतलब फ्लक्स चेंजिंग है, चेंजिंग है तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। लेकिन अगर मैं इसको इधर शिफ्ट करूं, अगर मैं इसको इधर शिफ्ट करूं तो इससे निकलने वाली जो लाइन थी वो इस कॉइल के साथ कम अटैच हो रही हैं, कम अटैच हो रही हैं। तो इसका मतलब फ्लक्स तो अभी भी चेंजिंग है, अभी भी चेंजिंग है, तो अभी भी ईएमएफ इंड्यूस होगा और अभी भी करंट बनेगा, ठीक है। बट अब आप बोलोगे डिक्रीज होना शुरू हो जाए, क्योंकि जो फ्लक्स है वो पहले ज़्यादा अटैच हो रहा था, अब कम अटैच हो रहा है। ओके, तो ये है इनका सेकंड मेथड। अब जो तीसरा मेथड है ना, वो भी इनसे कुछ रिलेटेड है, बस उसमें आप लोगों को एक चीज़ दिखेगी कि इसमें ना हम कोयल को मूव कर रहे हैं इधर और इधर, बट उसमें दिखेगा आपको यहाँ पे की। देखो, ये है आप लोगों के पास थर्ड मेथड, ठीक है। क्या है ये, थर्ड मेथड। इस थर्ड मेथड में आप लोग ध्यान से देखो कि क्या चीज़ आप लोगों को दिख रही है, क्या चीज़ आप लोगों को दिख रही है। ये कोयल है, ये तो वही है, सेम पार्ट जो पहले बनाया था। ये दूसरी कोयल है, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पे देखो की नहीं थी, यहाँ पे बटन नहीं था, की नहीं थी, यहाँ पे की है, बटन है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही हम की को प्रेस करते हैं, की को करते हैं भाई प्रेस, तो क्या होता है, उससे क्या होगा, फील्ड लाइंस बनेंगी और इसके साथ जाएंगी, तो एक बार डिफ्लेक्शन दिखेगी, एक बार डिफ्लेक्शन दिखेगी, ठीक है। अगर की प्रेस्ड है तो आप बोलोगे नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन, मतलब थोड़ी सी दिखाई देगी, थोड़ी सी दिखाई देगी, बट तुम उसको भी इग्नोर कर दोगे। मोमेंट्री होगी, मतलब सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए होगी, सेकंड्स के लिए होगी, वो सेकंड से भी कम होगी कि हाँ हिली थी सुई भाई। लेकिन अगर मैं जो की है, अगर मैं जो की है उसको करता रहता हूँ ऑन और ऑफ, तो क्या होगा, फिर डिफ्लेक्शन आप लोगों को दिखती देगी, ठीक है। क्योंकि देखो, ऑन कर रहे हो उससे क्या बन रहा है, फ्लक्स बन रहा है, फ्लक्स बन रहा है। फिर आप एकदम से ऑफ कर रहे हो तो फ्लक्स घट रहा है, पहले बन रहा है तो इंक्रीज़ हो रहा है, फिर घट रहा है तो डिक्रीज़ हो रहा है, फिर बन रहा है, प्रेस करने से फिर बन रहा है, फिर ऑफ कर रहे हो तो फिर घट रहा है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। जब फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इसका मतलब इस कॉइल के अंदर क्या बनेगा, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इस कॉइल के अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो बन जाएगा भाई, वो क्या हो जाएगा, बन जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड, और उसकी वजह से बन जाएगा क्या, करंट बन जाएगा, उसकी वजह से करंट बन जाएगा। क्लियर है। चलो, अब ये हुई बारी किसकी, हेनरी एक्सपेरिमेंट की। अब करते हैं फैराडेस लॉ। फैराडेस लॉ बहुत ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि मुश्किल कौन सा होता है, मुश्किल कुछ नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है। मतलब उससे थोड़ा सा अच्छा कौन सा होता है, लेंज लॉ होता है। अब यहाँ पे ना आपने एक चीज़ देखी कि मैंने सब में ना डिफ्लेक्शन की बात करी। डिफ्लेक्शन किसकी वजह से आ रहा है, करंट की वजह से। मैंने किसी में भी ना डायरेक्शन की बात नहीं करी कि हाँ भाई उसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी या एंटी क्लॉक हो जाएगा, ऐसा मैंने किसी को नहीं बताया, ठीक है। क्यों नहीं बताया, क्योंकि जो जिस साइंटिस्ट ने बताया वो हमने बात कर ली। अब करंट की डायरेक्शन बताई किसने थी, वो थे लेंज। तो लेंज में चलेंगे, बट उससे पहले हमारे पास आता है फैराडेस लॉ। फैराडे के हमारे पास दो लॉ हैं बेटा जी, एक है फर्स्ट लॉ और एक सेकंड लॉ। फैराडे फर्स्ट लॉ सिंपल है, जो हमारी ईएमआई की डेफिनेशन होती है ना वही। इसमें क्या होता है कि जब भी वेन एवर द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, या फिर बोलो मैग्नेटिक फ्लक्स, वेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए सर्किट चेंजेस एन ईएमएफ कॉल्ड इंड्यूस ईएमएफ इज प्रोड्यूस, मतलब एक ईएमएफ जिसको इंड्यूस ईएमएफ बोला जाता है वो प्रोड्यूस होगा और उसकी वजह से करंट भी प्रोड्यूस हो जाएगा सर्किट के अंदर। अब ये जो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है, ये कितनी देर तक रहेगा, एज लॉन्ग एज देयर इज चेंज और कटिंग ऑफ फ्लक्स। ये तब तक रहेगा जब तक फ्लक्स में चेंज होता रहेगा या फ्लक्स की कटिंग होती रहेगी। ये तो ईएमआई की डेफिनेशन है, सिंपल। अब जो हमारे पास आता है बेटा जी सेकंड लॉ, क्या आता है सेकंड लॉ। अब सेकंड लॉ क्या है, सिंपल है, मैं बताता हूँ आप लोगों को बहुत सिंपल तरीके से। जो सेकंड लॉ है वो है बेटा जी मैथमेटिकल फॉर्म, किसकी, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फैराडेज फर्स्ट लॉ। किसकी है ये, फैराडेज फर्स्ट लॉ की है, ओके।
समझ में आ गई हैं इतनी चीज़ें। चलो अब ध्यान से देखो, मतलब जो पहला लॉ है ना उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना, तो उसको बोला जाता है फैराडे सेकंड लॉ। इसको करते कैसे हैं कि मान लो सबसे पहले कोई टाइम है t1 और उस टाइम t1 पे जो फ्लक्स अटैच हुआ कोयल के साथ या सर्किट के साथ वो φ1 है। फिर टाइम t2 हुआ और उसके बाद जो फ्लक्स अटैच हुआ वो हुआ φ2। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला है द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन ए सर्किट इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट। इन्होंने सिंपल ये बोला है कि ई जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा φ2 माइनस φ1 अपॉन t2 माइनस t1 के। मतलब जो ई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप बोल सकते हो चेंज इन फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम के। अब यहाँ पे मैं E इज़ इक्वल टू के लगा देता हूँ या इसको बोल देता हूँ चेंज इन फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम हम बोल देंगे। ये चीज़ें हो गई हैं, आई होप कि इतनी चीज़ें तुम्हें समझ में आ गई है कि E कितना है, E है कितना K डेल फाई बाई डेल टी, इतना तो समझ में है। अब कई बच्चे ना यहाँ पे माइनस कर देते हैं, भाई अभी माइनस नहीं करना, वो लेंज लॉ में करना है। किस में करना है, लेंज लॉ में करना है, क्योंकि लेंज ने बताया था ना डायरेक्शन जो करंट की होगी वो क्या होगी या इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी वो इन्होंने बताई थी। तो यहाँ पे आप इसको छोड़ दोगे इतना, तो ये होती है क्या, ये होती है बेटा जी सेकंड लॉ। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो E इज़ इक्वल टू के डी फाई बाई डी टी भी लिख सकते हो, ठीक है, जब बिल्कुल छोटे से फ्लक्स की बात हो रही होगी, जब बिल्कुल छोटे से फ्लक्स की बात हो रही होगी। बट मेनली आप ऐसे ही लिखो क्योंकि कॉन्सेप्ट ये मेन है, ये यूज़ होगा बट आगे चल के यूज़ होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है लेंज लॉ। व्हाट इज़ लेंज लॉ, लेंज लॉ क्या कहता है। सबसे पहली बात तो जो पिछला फॉर्मूला हमने यूज़ किया वही लिखेंगे यहाँ पे, E इज़ इक्वल टू के डी फाई बाई डी टी अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। ध्यान से देखना, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ मैं इसको लिख रहा हूँ E इज़ इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। क्या लिख रहा हूँ, माइनस डी फाई बाई डी टी लिख रहा हूँ, मतलब के की वैल्यू यहाँ पे -1 है। जो के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था वो -1 हमने यहाँ पे लिखा। कैसे है ध्यान से देखो यार, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी क्यों लिखा, क्योंकि यार ये लेंज का रूल था, यही उनका प्रिंसिपल मेन था। इन्होंने क्या बोला, इट स्टेट दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। एक मिनट रुको, मैं ना यहाँ पे चेंज को ही लिखता हूँ वो ज़्यादा सही रहेगा, चेंज को लिखता हूँ वो ज़्यादा सही रहेगा, डेल फाई बाय डेल टी, यहाँ पे भी डेल फाई बाय डेल टी मतलब चेंज इन फ्लक्स। अब यहाँ पे देखो उन्होंने बोला इट स्टेट दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, कि इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन इस तरीके से होगी, इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज दैट हैज़ इंड्यूस्ड इट। मतलब ये उस चीज़ को अपोज करेगा जो इसको इंड्यूस कर रही है। जैसे इन्होंने डेल फाई बाई डेल टी लिखा है, इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से देखो बेटा, इसमें होगा क्या कि E इज इक्वल टू अपने के डेल फाई बाई डेल टी लिख दिया, अब माइनस भी लिख दिया। इसका मतलब क्या है, इट स्टेट दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेज द कोर्स, ये अपोज करेगा द चेंज दैट हैज़ इंड्यूस्ड इट। डेफिनेशन से तुम्हें थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है लेकिन एक प्रॉपर तरीके से समझ लेते हैं। ध्यान से देखना कि यहाँ पे एक सर्किट आप लोगों के पास, ठीक है, मतलब सर्किट एक कोयल है ये, ठीक है, ये हमने एक कोयल ली, ये कोयल कैसे रखी है, ऐसे रखी है हमारे सामने। इधर से मैं एक बार मैग्नेट लेके जा रहा हूँ, तो बार मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल जा रहा है। कौन सा पोल है बेटा जी, ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। अब नॉर्थ पोल जब पास में जा रहा है तो इससे निकलने वाली जो फील्ड लाइंस होंगी वो कुछ इस तरीके से होंगी, हाँ जी, जो फील्ड लाइंस होंगी वो कुछ इस तरीके से होंगी। अगर मैं इसको इसके पास लेके जा रहा हूँ, जब बार मैग्नेट को मैं टूवर्ड द कोयल लेके जा रहा हूँ, टूवर्ड्स द कोयल लेके जा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना, टूवर्ड्स द कोयल अगर मैं लेके जा रहा हूँ तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, कोयल के साथ वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। अभी क्या था कि सबसे पहले कोयल थी और बार मैग्नेट रखा हुआ था तो कोई भी बदलाव नहीं आ रहा था, बट जैसे ही मैं बार मैग्नेट को उसके पास लेके जा रहा हूँ कोयल के पास, तो बदलाव क्या आया, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज़ होने लग गया। तो इन्होंने यही तो बोला है, इट अपोजेज द चेंज दैट हैज़ इंड्यूस्ड इट। तो यहाँ पे फ्लक्स ही इंड्यूस करेगा इसके अंदर करंट, और वो फ्लक्स कैसा है, इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो उस इंक्रीजिंग को करना पड़ेगा डिक्रीज़। क्या करना पड़ेगा भाई, डिक्रीज़ करना पड़ेगा। अब डिक्रीज़ करूँगा तो कैसे करूँगा भाई, देखो सिंपल है, आप क्या करो, पहले हमने ना राइट हैंड थंब रूल सीखा था,
उसमें क्या था कि जो थंब था वो आपका करंट शो करता था, फिंगर जो कर्ल फिंगर आपकी डायरेक्शन शो करती थी मैग्नेटिक फील्ड की। बट यहाँ पे उल्टा होगा, यहाँ पे क्या होगा बेटा जी, उल्टा होगा। वो उल्टा क्या है, वो उल्टा ये है कि आप फिंगर को अब करंट की डायरेक्शन दो और थंब को फ्लक्स की डायरेक्शन दो, मतलब फील्ड की डायरेक्शन दो। तो अगर मुझे इस कोयल में कुछ ऐसा करंट जनरेट करूं, मतलब ऐसे करंट की डायरेक्शन बनाऊं कि जो ये बढ़ता हुआ फ्लक्स है वो डिक्रीज़ हो जाए। तो ये जो बढ़ता हुआ फ्लक्स है वो डिक्रीज़ कब होगा, वो तब डिक्रीज़ होगा जब इधर से फ्लक्स आ रहा होगा। जब इधर से फ्लक्स आ रहा होगा। वो कैसे आ सकता है, अगर इसके अंदर करंट कुछ ऐसा हो। देखो फिंगर को करो करंट की डायरेक्शन में, अंगूठा आपका मैग्नेटिक फ्लक्स शो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इधर, तो इससे क्या हुआ, जो फ्लक्स इंक्रीजिंग हो रहा था वो डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर कैसा करंट जनरेट हुआ बेटा जी, एंटी क्लॉकवाइज। कैसा, एंटी क्लॉकवाइज जनरेट हुआ। ओके, चलो अब बढ़ते हैं, दूसरा पोर्शन है जो इसका। दूसरा पोर्शन ये है कि अब मैं जो कोयल है उससे नॉर्थ को दूर लेके जा रहा हूँ। अब तुम बोलोगे जब नॉर्थ को मैं दूर लेके जा रहा हूँ तो इस केस में जो फ्लक्स है वो होना शुरू हो जाएगा डिक्रीजिंग, फ्लक्स लिंकेज जो वो डिक्रीजिंग होनी शुरू हो जाएगी। हाँ, तो तुम बोलोगे इस डिक्रीजिंग को क्या करना पड़ेगा, अब इंक्रीज़ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज़ करना पड़ेगा, इंक्रीज़ करना पड़ेगा। यस और नो, बिल्कुल करना पड़ेगा भाई, इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो इंक्रीज़ कैसे करूँ, ध्यान देना। यहाँ पे कई बच्चे ये सोचेंगे कि करंट की डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज ही रहेगी, बट ध्यान से देखना कि भाई इन्होंने बोला कि फ्लक्स को इंक्रीज़ करना है। अब फ्लक्स ध्यान से देखना, जो बार मैग्नेट है इसकी मोशन इधर है, बट फ्लक्स की डायरेक्शन जो वो तो ऐसे ही थी ना, फ्लक्स की डायरेक्शन तो ऐसे ही थी ना, फील्ड लाइंस तो ऐसे ही जा रही हैं। अब कॉमन सी बात है, मान लो ये बार मैग्नेट है, इससे फील्ड लाइंस ऐसे निकल के जा रही हैं, बट मैं इसको ऐसे लेके जा रहा हूँ। हो क्या रहा है कि फील्ड लाइंस यहाँ पे जो रिंग रखा है उससे अटैच हो रही हैं, कम अटैच हो रही हैं, उससे क्या हो रही हैं बेटा जी, कम अटैच हो रही हैं। बट अगर उसको मुझे इंक्रीज़ करना है तो इसका मतलब क्या है, और फ्लक्स इसी डायरेक्शन में जाए, क्योंकि इनकी डायरेक्शन इधर है तो और फ्लक्स इसी डायरेक्शन में जाए। तो इंक्रीज़ करने के लिए अंगूठा फ्लक्स की डायरेक्शन में, फिंगर जो होंगी वो आपकी किसकी डायरेक्शन शो करेंगी, करंट की। तो उससे पता लगा कि यहाँ पे करंट जो बना वो क्लॉकवाइज बना बेटा जी। कैसा बना, क्लॉकवाइज बना। ठीक है, अब कई बार क्या होता है ना बेटा, बोलते हुए मैं क्लॉकवाइज बोल देता हूँ, लिखते हुए एंटी भी लिख देता हूँ, मतलब रिवर्स हो जाता है। तो उसको यार समझा करो, कमेंट करने मत बैठ जाया करो। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा करंट है, एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे कैसा करंट है बेटा जी, क्लॉकवाइज। तो ये होता है लेंज लॉ। अब आगे बढ़ते हैं और बहुत बढ़िया टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट आता है मोशनल ईएमएफ। अच्छा, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये सीबीएसई वालों के लिए नहीं है, क्योंकि उनके सिलेबस से तो कट हो चुका है। नॉट फॉर सीबीएसई, ठीक है, नॉट फॉर सीबीएसई। ओके, तो घबराओ मत, जो स्टेट बोर्ड वाले हैं उनके लिए भी ये वन शॉट है, बहुत बढ़िया तरीके से करने वाले हैं। यहाँ पे देखो क्या बोला गया, द ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू इट्स मोशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड द मोशनल ईएमएफ। ठीक है, होगा क्या कि जब भी कोई मैग्नेटिक जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर कोई कंडक्टर अगर मूव करे तो उसके एंड्स पे, उसके सिरों के बीच में क्या हो जाता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। मतलब एक तरीके से वो ना करंट देना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इसको हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। ठीक है, नीट में भी एनसीईआरटी फॉलो होती है, जेई में भी होती है, तो क्यों ना एनसीईआरटी को ही हम फोकस करें। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमने क्या किया कि मैग्नेटिक फील्ड लिया है। क्या है ये, मैग्नेटिक फील्ड है बेटा जी। ओके, ठीक है, क्रॉस हो रहा है। तो ये जो बी है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि बी कैसा है, बी जो है वो इनसाइड द प्लेन है, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। जो हम पेपर देख रहे हैं उसके प्लेन में इनसाइड हो रहा है बी। और हमने यहाँ पे ना एक रेक्टेंगुलर लूप लिया। ये कैसा लूप है, कंडक्टिंग लूप बोल सकते हो। एक रेक्टेंगुलर लूप लिया जिसमें से ये जो ब्रांच है ना इसकी पी क्यू ब्रांच जो है वो मूवेबल है। ये जो ब्रांच है, ये ब्रांच, ये मूवेबल ब्रांच है। कैसी ब्रांच है बेटा जी, ये मूवेबल रोड है, पी क्यू। ओके, अब ध्यान से देखना कि इस रोड के अंदर हम क्या बात कर रहे हैं। इस रोड को हम क्या कर रहे हैं भाई, इस रोड को हम लेके जा रहे हैं इधर, इस रोड को हम लेके जा रहे हैं इधर विद वेलोसिटी v के साथ। तो आप लोग एक चीज़ देखो, v जा रहा है भाई इधर, जो आप लोगों के पास b है वो क्रॉस अंदर जा रहा है। ठीक है, वो क्या जा रहा है, अंदर जा रहा है। इतनी चीज़ तो पता लग गई। अब ध्यान से देखना कि जब भी ये रोड
ऐसे करते हैं कि ये V इधर जा रहा है, तो इसका मतलब रोड जो है ना वो रोड ऐसे जा रही है। रोड अगर ऐसे जा रही है तो एक चीज़ का आपने ध्यान देखा कि ये रोड जैसे ही आगे बढ़ी, मान लो ये रोड अब यहाँ से यहाँ आ गई, तो इसने क्या किया, यहाँ पे ना इतना एरिया वो स्वेप्ट कर लिया। अगर ये रोड यहाँ पे पहुँच गई तो इसने इतना एरिया स्वेप्ट किया, इतना एरिया एनक्लोज कर लिया, मतलब इतने एरिया के अंदर की जो फील्ड लाइन्स है ना वो काउंट होंगी। तो यहाँ पे एक चीज़ तुम्हें पता लग गई है कि जो बी है ना वो कैसा है, यूनिफॉर्म है। कैसा है, यूनिफॉर्म है, और वो टाइम इंडिपेंडेंट है। कैसा है, टाइम इंडिपेंडेंट है। ओके, कैसा है बेटा जी, टाइम इंडिपेंडेंट है। अब इसमें ना हम चेंज इन फ्लक्स की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे जो एरिया इनक्लोज हो रहा है ना उसकी बात कर लेंगे, क्योंकि देखो जब ये यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो एरिया इतना क्लोज करेगा, इनक्लोज करेगा, तो फील्ड लाइंस उस हिसाब से होंगी। अगर यहाँ पे पहुँचेगा तो इतने में फील्ड लाइंस होंगी, अगर यहाँ पे पहुँचेगा तो इतने में फील्ड लाइंस होंगी, ये अलग अलग। ओके ठीक है, तो हमने बोल दिया कि ये विद वेलोसिटी v के साथ इधर जा रही है, तो कॉमन सी बात है भाई, यहाँ पे क्या बनना चाहिए, यहाँ पे बनना चाहिए EMF। ओके, स्टार्टिंग से हमने एक चीज़ पढ़ी कि जब भी फ्लक्स चेंज होता है तो EMF बन जाता है, वही कंसेप्ट यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पे भी वही है कि भाई ये वाली जो लेंथ है ये तो सेम है L है, और ये वाला जो लेंथ है ये है X, जो कि बदल सकती है। क्यों बदल सकती है भाई, ये इधर आए तो घट सकती है ना। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ लिख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ चल रहे हैं। तो लेंज लॉ हमारे पास क्या कहता है भाई, लेंज लॉ हमारे पास क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि E इज इक्वल टू माइनस चेंज इन फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम होगा, ये बोलता है। या छोटे से टाइम पीरियड के लिए हम बोलें माइनस dφ/dt हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना भाई। चलो, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो कि अब जो है E की वैल्यू कितनी हुई, E इज इक्वल टू हुआ माइनस d/dt, या फाई भी लिख सकते, चेंज भी लिख सकते हो आप। यहाँ पे आ गया क्या, फाई। अब फाई कितना है भाई साहब, फाई का फॉर्मूला जो होता है ना वो कितना होता है, फाई का फॉर्मूला होता है b/a, साथ में आप बोलोगे कोस थीटा होगा, साथ में आप बोलोगे कोस थीटा होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना भाई, जो b है वो अंदर जा रहा है, इसका जो प्लेन है, जो मतलब एरिया स्वेप्ट हो रहा है, उसका एरिया वेक्टर का है वो भी अंदर है भाई, वो भी अंदर है भाई। अब कई बच्चे बोलेंगे किस साइड है भाई, जिस साइड फील्ड जा रहा है ना उसी साइड है, तो इसलिए जो डायरेक्शन होगी वो सेम रहने वाली है, मतलब जो थीटा वो 0 रहने वाला और cos 0 इज़ 1 होने वाला। तो इसलिए हम यहाँ पे फाई की वैल्यू को BA ही लिखने वाले हैं। ठीक है, अब A इज़ व्हाट, A होता है एरिया, तो भाई यहाँ पे एरिया स्टार्टिंग में कितना है, आप बोलोगे फाई इज इक्वल टू BA, एरिया है x इंटू एल, तो बोलोगे x इंटू एल। अब लिखो फाई को यहाँ पे, तो जैसे हमने ई की जगह मतलब ई के फॉर्मूले में लिखा माइनस d/dt, और फाई कितना है, BXL है। अब b यहाँ पे यूनिफॉर्म है तो वो बदल नहीं रहा, x बेटा जी वो बदल रहा है, ये तो बदल रहा है क्योंकि घटता जाएगा ना, बट l सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे e इज इक्वल टू माइनस b बाहर आ गया, l बाहर आ गया, और बच गया dx/dt बच गया हमारे पास। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि यहाँ पे अगर मैं ये लिख दूँ कि जो dx/dt है वो क्या है, वो माइनस ऑफ v लिख दूँ, क्योंकि यार देखो सिंपल सी बात है, जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है तो ये चीज़ चेंज हो रही है, किसके साथ, टाइम के साथ, तो आप इसको वेलोसिटी ही बोल सकते हो। बट अब क्या बोलोगे कि ये डिक्रीज़ हो रही है, एक तरीके से क्या हो रही है, नेगेटिव में आप बोल सकते हो, माइनस भी बोल सकते हो, या फिर ये बोल दो कि जो माइनस dx/dt है वो कितना v है, वही तो वेलोसिटी बना रहा है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे हुआ आप लोगों के पास कितना, E इज इक्वल टू माइनस BL इंटू आ गया माइनस v, सो इट इज़ द E इज इक्वल टू BLV। सो ये होता है मोशनल EMF का फॉर्मूला। मोशनल EMF तभी बोला जाएगा जब कोई रोड, जब कोई सर्किट, डिस्क, ये सब चीज़ें जो हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रही होंगी। यहाँ पे हम चेंजिंग फ्लक्स को एक साइड रख के फ्लक्स एनक्लोजिंग जो हो रहा है, मतलब जो फ्लक्स एनक्लोज हो रहा है ना उस पर फोकस कर रहे हैं। ओके, चलिए, तो ये होता है आप लोगों के पास E इज इक्वल टू BLV। अब ध्यान से देखो, एक और मेथड हो सकता है भाई, दूसरा मेथड करते हैं मोशनल EMF को निकालने का। वो दूसरा मेथड क्या होता है, देखो सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड बनाए, ये है क्रॉस में बना दिया हमने क्या, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है,
ये क्या बना दिया, मैग्नेटिक फील्ड बना दिया। अब इसके अंदर हमने बताया था ना कि एक रोड है, वो क्या कर रही है, विद वेलोसिटी v के साथ चल रही है। अभी बनाया था, सब कुछ वही चीज़ें बनाएंगे अभी हम, ठीक है, कि एक विद वेलोसिटी v के साथ, अरे वाओ नाइस, ये ऐसा बन गया था, ठीक है। अब इसमें ना एक रोड बना देते हैं, जैसे कि ये एक रोड है, थोड़ी सी बड़ी बना देते हैं ताकि चीज़ें तुम्हें अच्छे से क्लियर हो, रफली बना देते हैं, ये हो गई, ठीक है। अब ये एक रोड है, ये विद वेलोसिटी v के साथ किधर जा रही है भाई साहब, इधर जा रही है। अब इसके अंदर क्या होंगे भाई साहब, इसके अंदर होंगे चार्ज पार्टिकल, क्यों बेटा जी, इसके अंदर क्या होंगे, चार्ज पार्टिकल होंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या होंगे, चार्ज पार्टिकल होंगे। मान लो ये चार्ज पार्टिकल प्लस मान लिया आपने, कुछ भी मान सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव, उसके हिसाब से आप अपने जो रूल्स हैं वो डायरेक्शन निकाल के वो लिख सकते हो, ठीक है, मतलब जो डायरेक्शन निकालने का रूल है वो लिख सकते हो। अब चार्ज पार्टिकल, मान लो यहाँ पे एक पड़ा है एक पॉजिटिव चार्ज, ये है इसका सिरा P और ये है इसका सिरा Q। अब ये जो रोड है विद वेलोसिटी v के साथ ये जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये चार्ज भी विद वेलोसिटी v के साथ मूव करेगा, हाँ, ये चार्ज भी विद वेलोसिटी v के साथ मूव करेगा। तो इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लग रही होगी, इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लग रही होगी, वो कौन सी फोर्स होगी भाई, इसके ऊपर एक फोर्स लग रही होगी, वो कौन सी फोर्स होगी, तो वो फोर्स हम निकालते हैं राइट हैंड पाम रूल से। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका v पॉजिटिव चार्ज का जो मोशन हो रहा है वो, और ये जो एरिया वेक्टर होगा इसका पाम का, वो होगा आपका फोर्स। तो b जा रहा है अंदर, v जा रहा है कभी इधर, और जो फोर्स है वो जा रही है इधर। तो मतलब जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो कहाँ पे है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स वो कहाँ पे है, वो है बेटा जी P2Q है, वो कितनी है, P2Q है, समझ में आई, ठीक है। तो इस डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो हमने लिख दिया, अब इस फोर्स को भी लिख देते हैं। तो फोर्स क्या होगी, फोर्स होगी बेटा जी QVB, क्या होगी, QVB होगी, QVB होगी, क्लियर है, समझ में आई चीज़ें। अब यहाँ पे देखो चार्ज जो है ना P से Q शिफ्ट हो रहा है, P से Q शिफ्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम P टू Q, वो कितना होगा, वो आप लिखोगे W फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितनी है भाई इसकी, ये तो L थी, ये कितनी थी L, और इधर वाली कितनी थी, X थी। तो यहाँ पे L की बात होगी, क्योंकि P से Q शिफ्ट हो रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पे L आ गया। तो फोर्स कितना है, QVB, और ये हो गया L, तो ये हो गया W। अगर मैं इंड्यूस EMF की बात करूँ तो वो कितना होगा भाई, W बाई चार्ज लिख दो, वो इंड्यूस EMF तो बनने वाला है, यस। तो E इज इक्वल टू कितना हुआ, BVL बना, या BLV या VBL वो बना, जो आप बोल लिख सकते हो। तो आप देखो कि मोशनल EMF आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, मोशनल EMF आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, ठीक है। स्मॉल ई से लिख लेना या बड़े ई से लिख लेना, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये होता है दूसरा मेथड। आगे चलते हैं एनर्जी कंसिडरेशन पे। अच्छा, ये जितना टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ना, ये CBSE के लिए नहीं है, नॉट फॉर CBSE, नॉट फॉर CBSE स्टूडेंट्स, ओके। तो इस चीज़ पे ध्यान रखना तुम लोग। आगे बढ़ते हैं, एनर्जी कंसिडरेशन पे ध्यान देते हैं। देखो अभी हमने यहाँ पे एक चीज़ पढ़ ली है कि मोशनल EMF क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन दिखा रखी है ना, इस पर मत जाना, ठीक है। ये करंट की डायरेक्शन NCERT में थोड़ी सी, अभी इस पर मत जाओ, बस मैं ये कहना चाहूँगा, गलत नहीं बोलूँगा, बट इसको मत देखो, ठीक है, इसको इग्नोर करो। मैं आपको सिर्फ यही बोलूँगा कि अभी हम आगे जाके देखेंगे कि करंट की डायरेक्शन इसमें क्या है, ओके। चलो तो उसके बाद हमने देख लिया बेटा अनदर मेथड क्या होने वाला मोशनल EMF को, वो भी फाइंड आउट कर लिया, जिसमें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हमने देख लिया था कि किस तरीके से मूव कर रहा है, ओके। अब बात आती है एनर्जी कंसिडरेशन की। एनर्जी कंसिडरेशन का मतलब तुम क्या समझोगे, इसमें क्या होगा ना कि जो रोड है बेटा जी, जो रोड है, उस रोड को ना हम क्या करा रहे हैं, विद वेलोसिटी v के साथ इधर लेके जा रहे हैं, किधर लेके जा रहे हैं, इधर लेके जा रहे हैं। अब इसको ले जाने के लिए हमें क्या चाहिए भाई, तो तुम बोलोगे कि हमें एक एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अब उस एक्सटर्नल एजेंट से हमें क्या करवानी पड़ेगी भाई, काम करवाना, अगर वो कितने टाइम में कर रहा वो देखना होगा, मतलब एक तरीके से हमें पावर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो पावर हम बाहर लगा रहे हैं, क्या ये पावर, मतलब जितनी पावर हम लगा रहे हैं क्या उतनी ही पावर इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि हम ये पावर तो बाहर से मैकेनिकल लगा रहे हैं ना, तो वो देखेंगे हम एनर्जी कंसिडरेशन के अंदर, ठीक है। तो इसमें वही है कि आप लोगों को सबसे पहले हम क्या मान रहे हैं कि इस
ओवरऑल इस सिस्टम का जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो टोटल रेजिस्टेंस है वो मान रहे हैं हम कितना, स्मॉल आर। कितना मान रहे हैं बेटा जी, स्मॉल आर मान रहे हैं। ओके, तो स्मॉल आर हमने लिख दिया। अब इसके बाद ध्यान से देखो, इसका मतलब ये है कि इसका रेजिस्टेंस भी जीरो है, इसका रेजिस्टेंस भी जीरो है, इसका सिर्फ पी क्यू जो पी क्यू है ना वही है, उसी का रेजिस्टेंस जो है वो आर है, मतलब बाकी ब्रांच का हम रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल मान रहे हैं। ठीक है, चलो ये भी ठीक है। अच्छा, अब सिंपल सी एक बात है कि जब भी ये रोड इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रही है तो इसके अंदर एक ईएमएफ बन रहा है और ईएमएफ से करंट बन रहा है। तो वो करंट की डायरेक्शन अभी नहीं बात कर रहे, लेकिन करंट का फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं अभी के लिए। तो करंट का फॉर्मूला क्या होगा, आप बोलोगे आई इज इक्वल टू ई बाय आर होगा। अच्छा, ईएमएफ कितना जनरेट होगा भाई, बनेगा, मतलब वो बोलोगे बी वी एल होगा। तो आप लिखोगे आई इज इक्वल टू कितना, बी वी एल बाय आर लिख दोगे। क्लियर हुआ? हाँ सर, इतना तो ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा है। तो अभी एक बात देखो, ये हमने बोल दिया कि ये आई है, तो सबसे पहले ना इस आई की डायरेक्शन ढूंढते हैं। अब ध्यान से देखना, एफ बी आई, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, एफ फोर्स, बी मैग्नेटिक फील्ड, आई। तो भाई ध्यान से देखो, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, आप ना एक चीज़ करो, चलो करंट की डायरेक्शन इसी से निकालो, हम पाम से भी निकाल सकते थे बट इसी से निकाल देते हैं। बी किधर है भाई, बी किधर है, इधर है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, आई है, तो ये आई किधर जाएगा वो आप लोगों ने देखना है, तो आई किधर जाएगा। अब तुम लोग, कई बच्चे बोलेंगे कि इसमें ना आई नीचे कर दो, या कई बच्चे बोलेंगे ऊपर कर दो। अच्छा, ऊपर कर दो नीचे कर दो कैसे, तो सिंपल से एक तरीका लगाते हैं, लेंज लो यूज़ करते हैं। लेंज लो क्या कहता है, लेंज लो क्या कहता है कि भाई इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स है। अब ये जैसे जैसे इधर जाएगा तो ये अपने से अटैच होने वाला जो फ्लक्स है, मतलब जो ये फ्लक्स स्वेप्ट कर रहा है वो डिक्रीज़ होगा, उसको हमें क्या करना है, इंक्रीज़ करना है। इंक्रीज़ करने के लिए हमें क्या करना होगा, इंक्रीज़ करने के लिए हमें क्या करना होगा, जिस डायरेक्शन में फ्लक्स जा रहा है उसी डायरेक्शन में हमें फ्लक्स दिखाना होगा। और ये जो फिंगर है हमारी वो क्या, करंट की डायरेक्शन। तो आप इन्वर्ट करो अंगूठा और फिंगर को घुमा दो, तो जैसे ही घुमाओगे यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन होगी बेटा जी नीचे की तरफ। करंट की डायरेक्शन कहाँ होगी बेटा जी, नीचे की तरफ होगी। यहाँ पे पेंसिल फिर से चार्जिंग खत्म हो गई है। तो करंट की डायरेक्शन कहाँ होगी, पी से क्यू होगी। वो पता भी लग रहा है, क्यों पता लग रहा है, क्योंकि देखो इससे पहले ना हमने पॉजिटिव चार्ज देखा था और उस पर फोर्स बताई थी कि पी से क्यू लग रही है। उस पर फोर्स कहाँ से कहाँ लग रही है भाई, पी से क्यू लग रही है, ये बात हमने करी थी। अगर फोर्स पी से क्यू लग रही है पॉजिटिव चार्ज पे, तो इसका मतलब ये हो ना कि पी से क्यू तो पॉजिटिव चल रहा है, तो नेगेटिव क्यू से पी जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन तो ऐसे जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट ही करंट होता है। ऐसे भी पता लग जाएगी। बहुत सारे तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से चेक कर सकते हैं कि यार इसके ऊपर फोर्स मतलब करंट कितना आ रहा है, किस डायरेक्शन में। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम पॉजिटिव के हिसाब से बात कर रहे हैं कि इसमें पॉजिटिव यहाँ पे मूव करना चाह रहा था, तो पॉजिटिव की डायरेक्शन में हमारा करंट होता है। या फिर आप फ्लेमिंग जो राइट हैंड रूल है, सॉरी लेफ्ट हैंड रूल है, वो यूज़ कर सकते हैं। आप थंब रूल यूज़ कर सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल, उससे यूज़ कर सकते हैं। आप लेंज लो यूज़ कर सकते हैं, कोई सा भी आप लो यूज़ करें। ठीक है, तो हमें करंट की डायरेक्शन मिलती है कैसी, हमें मिलती है बेटा जी करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ आई। ठीक है, एफ बी आई, बी अगर अंदर जा रहा है, आई नीचे जा रहा है, तो इस रोड के ऊपर एक फोर्स लग सकती है जो कि बाहर की तरफ है। आप लगा के देख लो यार। या आप सिंपल सा एक तरीका है कि भाई ये एक रोड है जिसके अंदर ईएमएफ जनरेट हुआ, जिससे करंट आ गया, करंट की डायरेक्शन ये हो गई, इतना तो पता लग गया। ठीक है, अब इस करंट कैरिंग कंडक्टर को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, मतलब चल रहा है ये, तो उसके ऊपर एक फोर्स बाहर की तरफ भी तो लगेगी, लगेगी या नहीं लगेगी भाई, बिल्कुल लगेगी, बिल्कुल लगेगी यहाँ पे वो। तो वो फोर्स कितनी होगी वो देख लेते हैं। तो वो फोर्स कितनी होगी, पहले उसकी डायरेक्शन बना लेते हैं कि वो फोर्स होगी बाहर की तरफ। और वो फोर्स की डायरेक्शन तो हमने लिख दी, लेकिन वैल्यू कितनी है, डायरेक्शन एक बार चेक कर लेते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, एफ बोला जाएगा, बी बोला जाएगा, आई बोला जाएगा। आई है नीचे, बी जा रहा है भाई अंदर प्लेन के, और ये अंगूठा इज एफ तो बाहर है। ठीक है, डायरेक्शन पता लग गई। ठीक है, तो इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में है, तो इसका मतलब उसके ऊपर फोर्स लगेगी आई एल बी, आई एल बी साइन थीटा। और यहाँ पे जो L और B हैं वो तो परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब F कितना हुआ, वो हुआ आई एल बी हुआ। ठीक है, ये हुई फोर्स की वैल्यू, ये हुई किसकी वैल्यू, फोर्स की वैल्यू। अब ये फोर्स ना इसको बाहर खींचना चाहती है, इस रोड को ना बाहर खींचना चाहती है। देखो जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड में रोड रखा ना, तो उसमें क्या हुआ, जैसे रोड रखा उसको थोड़ा सा मूव कराने की कोशिश कर रहे हैं, वो पीछे आना चाह रही है। क्यों आना चाह रही है, क्योंकि उस पर एक फोर्स लग रही है, तो इसलिए हमें एक एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत पड़ रही है, मतलब हमें एक्सटर्नल
पावर की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी ज़रूरत पड़ेगी? एक्सटर्नल पावर की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो एक्सटर्नल पावर, पावर क्या होता है भाई? वर्क अपॉन में टाइम। वर्क को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम लिख दूँ। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या है भाई? वी है। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे पावर एक्सटर्नल कितनी हुई? एफ वी हो गई। एफ की वैल्यू कितनी है? आई एल बी है, और वी यहाँ पे पहले से पड़ा, तो ये पावर एक्सटर्नल है। तो पावर एक्सटर्नल अब ध्यान से देखो यार कितनी बनने वाली है। आई की वैल्यू पुट कर दो, ये रहा आई, तो ये बनेगा कितना? बी वी एल, नीचे पुट कर दिया आर। आई की वैल्यू हमने पुट करी, यहाँ पे पहले से एल पड़ा है, बी पड़ा है, तो इसका मतलब एल का स्क्वायर भी हो गया, बी का स्क्वायर भी हो गया, और वी का स्क्वायर भी हो गया। मतलब वी पड़ा है तो वी का स्क्वायर भी हो गया, ऐसे हो गया। सो ये है एक्सटर्नल पावर। अब बात हुई जो पावर हम लगा रहे हैं एक्सटर्नल एजेंट से हम यूज़ कर रहे हैं, क्या ये पावर मतलब जो पावर है एक तरह से क्या है? मैकेनिकल वर्क हो रहा है, मतलब एक मैकेनिकल एनर्जी हम लगा रहे हैं, ठीक है? एनर्जी पर यूनिट टाइम है ना। तो ये इतनी एनर्जी, ये पूरी इतनी एनर्जी क्या कुछ कर रही है? कुछ करने का मतलब ये नहीं कि भाई कोई काम काज करेगी, मतलब जाके बर्तन धोएगी, ऐसा नहीं। मतलब जितनी हम एनर्जी लगा रहे हैं वो कहाँ पे जा रही है, वो कितने में कन्वर्ट हो रही है? क्या जितनी हम लगा रहे हैं वो उतने में ही कन्वर्ट हो रही है या नहीं हो रही है? ठीक है। तो अब देखो, जैसे जैसे हमने क्या किया भाई, इसके ऊपर ये एक्सटर्नल एजेंट से पावर लगाई, तो इसके अंदर भी क्या होगा? एक इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होनी चाहिए, ठीक है? तो वो इलेक्ट्रिक पावर हम देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक पावर देख लेते हैं वो कितनी होगी। तो वो हो जाएगी बेटा जी कितनी? वो होती है आई स्क्वेयर आर। ये तो सबको पता है इलेक्ट्रिक पावर कितनी होती है, आई स्क्वेयर आर। तो आई की वैल्यू कितनी है? बी वी एल बाई आर स्क्वेयर। तो बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी स्क्वेयर बाय आर। ये भी आर स्मॉल लिख लो, क्योंकि हम तो स्मॉल आर लेके चल रहे हैं ना सारे सिस्टम को। तो ये आर, तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या है? ये आर स्क्वेयर और ये आर से आर कैंसिल, तो यहाँ पे बच्चा पी इलेक्ट्रिक जो है वो कितना बच गया? वो बच गया बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी स्क्वेयर बाय आर बच गया। तो यहाँ पे पता लग गया जितनी एक्सटर्नल हम यूज़ कर रहे हैं उतनी ही पावर इलेक्ट्रिक में जा रही है, पावर इलेक्ट्रिक में जा रही है। मतलब ये एक तरीके से यार हीट लॉस, साउंड लॉस, उन चीज़ों में कन्वर्ट हो रही है, आप लोग ये बोल सकते हो। क्लियर है? ठीक है। तो ये होता है एनर्जी कंसिडरेशन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन द चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट, रिलेशन बिटवीन द चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट एंड द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लो। मतलब एक रिलेशन बनाना है यार, बहुत सिंपल है। कैसे? आपको पता है कि ई क्या होता है? आप बोल दोगे ई ये होता है डेल फाई बाई डेल टी होता है। अब ई क्या होता है? आई आर होता है। अब आई की वैल्यू लिख दो, आई की वैल्यू क्या होगी? डेल क्यू बाई डेल टी, और ये हो रहा आर। लिख दिया, इसको यहाँ पे पुट करो, जो कटा वो काट दिया, बाकी को लिख दिया, तो रिलेशन आ गया। कुछ भी नहीं है इसमें। तो मतलब मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता कि हाँ एक छोटा सा टॉपिक जो है और उसको मैं बड़ा कर दूँ एकदम से, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा जी एडी करंट। सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं एडी करंट सीबीएसई वालों के लिए नहीं है, नॉट फॉर सीबीएसई, ठीक है, नॉट फॉर सीबीएसई। ये 2023 की बात कर रहा हूँ मैं, 2023 वालों के लिए, ठीक है। बाद में 24 में हो जाए तो वो बात अलग है। अभी ध्यान देना कि जब हमने एडी करंट की बात करी तो एडी करंट का मतलब क्या है? एडी का मतलब होता है घुमावदार, छल्लेदार करंट, घुमावदार करंट बन रहा है। जैसे ना ये एक सिंपल सी बात मैं तुम्हें बता दूंगा, जो एडी करंट होता है ना हमेशा मास बॉडीज़ के अंदर बनता है। किसके अंदर बनता है बेटा जी? मास बॉडीज़ के अंदर बनता है, ठीक है। अच्छा, मास बॉडीज़ के अंदर बनता है। मास बॉडीज़ मतलब यार जैसे ना अभी ये एक वायर है, पेन है वैसे तो, एक वायर है, तो इसमें एडी करंट नहीं बनेगा। लेकिन अगर ये एक मेटल शीट आ गई तो इसमें एडी करंट बन सकता है, बन सकता नहीं, बनेगा। ओके, समझ रहे हो? मतलब मास बॉडी है जिसमें बहुत सारा मास ऐसे होता है, बड़ा सारा एरिया होता है। जैसे कि आप लोगों को एक चीज़ मैं तुम्हें समझाता हूँ। यहाँ पे हमने रखा एक नॉर्थ, यहाँ पे रखा हमने एक साउथ। इससे फील्ड क्या हो रहा है? नॉर्थ से साउथ में जा रहा है, नॉर्थ से साउथ में जा रहा है। अब यहाँ पे ना एक प्लेट है। अब ये प्लेट इस तरीके से सेट की हुई है कि ये पहले यहाँ से एंटर करती है, यहाँ पे जाती है मैक्सिमम, फिर यहाँ वापस आते रहते हैं, मतलब एक पेंडुलम की तरह घूम रही है। तो जब ये प्लेट अंदर आ रही है, जब ये प्लेट अंदर आ रही है तो भाई इससे लगने वाला जो फ्लक्स है वो कैसा है? आप बोलोगे इसके साथ जो फ्लक्स है वो नॉर्मली है और इंक्रीजिंग है। कैसा है? इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब उसको हमें क्या करना पड़ेगा भाई? डिक्रीज़ करना पड़ेगा। डिक्रीज़ करने के लिए हमें क्या करना होगा? डिक्रीज़ करने के, देखो फ्लक्स जा रहा है इस प्लेट के बिल्कुल अंदर, अब इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है तो उसको क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज़ करना पड़ेगा। डिक्रीज़ करने के लिए हमें क्या करना होगा?
अपना जो अंगूठा है अपनी तरफ करो, क्योंकि यार फील्ड तो अंदर जा रहा है ना, अंगूठा अपनी तरफ करो तो करंट की डायरेक्शन आ गई, तो ये करंट की डायरेक्शन आ गई। कब है ये? जब अंदर जा रहा है। लेकिन जब बाहर आ रहा है तो करंट की डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा क्यों? क्योंकि यार जब बाहर जा रहा है ना, जो फ्लक्स है वो हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है, तो उसको इंक्रीज़ करना होगा। इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं? जिस डायरेक्शन में फ्लक्स जा रहा है उसी डायरेक्शन में हम अंगूठा कर दें और फिंगर को कर दें ऐसे, तो यहाँ पे बन गया ये। तो अभी आपने देखा ये ऐसा क्यों हुआ। अच्छा, इतनी चीज़ तो उसमें समझ में आ गई ना कि भाई जहाँ पे करंट होता है वहाँ पे फ्लक्स होता है, तो इसका मतलब जहाँ पे फ्लक्स होगा वहाँ पे करंट भी होगा। सिंपल सी बात है यार। देखो, जैसे कि ये शीट ली हमने, इस शीट में से ये बी जा रहे हैं, ध्यान से देखना, ये बी जा रहे हैं बी, तो भाई इस बी का चारों ओर अपना एक करंट होगा, इसका भी चारों ओर अपना करंट होगा, यहाँ पे भी चारों करंट होगा। इसमें ऐसा ही होता है कि फील्ड लाइन्स बड़ी पास पास होती हैं, तो जो ये सर्कुलर में करंट बन रहे हैं तो एक इनका कॉमन पॉइंट बन जाता है, कंसेंट्रिक बन जाते हैं, ये ऐसे घुमावदार करंट इसमें बन जाता है। ठीक है, तो ये होता है एडी करंट। व्हेन ए चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज अप्लाइड टू ए पीस ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल, सर्कुलेटिंग करंट कॉल्ड एडी करंट आर इंड्यूस इन द मटेरियल। ठीक है, अब जैसे ये एडी करंट बनते हैं, ठीक है, तो ये इनका जो मैग्नीट्यूड होता है बेटा जी, मतलब बहुत ज़्यादा होता है। कैसा होता है? बहुत ज़्यादा होता है। वो एक बार देख लो आप। दीज एडी करंट ऑफन हैव लार्ज मैग्नीट्यूड एंड हीट अप द कंडक्टर, मतलब लार्ज मैग्नीट्यूड होने की वजह से ये कंडक्टर को गर्म कर देते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं बेटा जी? ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं? एक यूज़ होता है मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन्स के अंदर। आपने देखा होगा ट्रेन के अंदर कि जैसे ट्रेन होती है तो उसमें यहाँ पे ये व्हील्स होते हैं और व्हील के पास यहाँ पे बीच में सिलेंडर होता है, एक बहुत बड़ा टैंक लगा होता है। उस टैंक से एक तरीके से क्या होता है, इसमें फ्लक्स भरा होता है। जैसे ही ब्रेक लगती है तो यहाँ से फ्लक्स निकलता है, मतलब एक तरह से यार इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं, बाहर मैग्नेट्स होते हैं जिनसे फ्लक्स निकलता है और इन पे जाता है। और जो व्हील होते हैं वो मेटल के होते हैं, प्योर मेटल होते हैं, मतलब एक तरह से मास बॉडी होती है। तो क्या हो रहा है, बार बार जैसे व्हील घूम रहा है तो फ्लक्स उसके ऊपर पड़ रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, फ्लक्स चेंजिंग हो रहा है, और फ्लक्स चेंज होने की वजह से इस पूरी मास बॉडी के अंदर एक एडी करंट बनेगा, और वो एडी करंट इस तरीके से बनेगा कि वो मोशन को अपोज करेगा। क्लियर है? तो ये होता है मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग क्या होता है भाई, इसको समझ लेते हैं। जैसे ना पुराने टाइम में क्या होता था कि आप जब भी कोई गैल्वेनोमीटर टाइप यूज़ करते थे, या एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, मान लो एक स्कूटी है, उसका मीटर है, स्पीडोमीटर जो होता है, उसमें आपने स्पीड की सुई देख ली, आपने चलाई वो 20 हो गई, आपने और चलाई वो 30 हो गई, आपने आगे ना बंद कर दी, खड़ी कर दी, तो वो 30 से ना सुई धीरे 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 आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ वहाँ पे ना फ्लक्स बचा हुआ था, जिसकी वजह से थोड़ा थोड़ा करंट बन रहा था, मतलब जो बचा हुआ फ्लक्स था वो करंट बना रहा था, धीरे 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 वो फ्लक्स भी कम हो रहा था और करंट भी कम हो रहा था, तो एक सुई जाके लास्ट में जीरो हो रही थी। तो इसलिए क्या किया गया, उन स्पीडोमीटर के अंदर जो कोर होता था ना वो लकड़ी का होता था पहले, तो उसको रिप्लेस कर दिया गया किससे भाई, सॉफ्ट आयरन कोर से। किससे रिप्लेस कर दिया गया? सॉफ्ट आयरन कोर से। और सॉफ्ट आयरन कोर से रिप्लेस इसलिए किया गया कि सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर एडी करंट जनरेट हो जाता है, और वो एडी करंट क्या करता है, जो बचा हुआ करंट होता है ना उसको एकदम से जीरो करता है और स्विंग धड़ाम से जीरो पे आ जाती है। क्लियर है? वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। इंडक्शन फर्नेस मतलब यार बिजली की भट्टियाँ। इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि दो बड़े बड़े मतलब मेटल पीस लेते हैं और उनमें बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। ठीक है यार, ऐसे नहीं, मतलब ऐसे नहीं, ऐसे मत समझो। इसमें ना ऐसा होता है कि जो इलेक्ट्रिक फर्नेस होती है ना और निकालने के काम आती है। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो मेटल्स हैं उनको इकट्ठा करके और फिर वहाँ पे क्या करा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करी जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया जाता है, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया जाता है। अब उससे क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मतलब सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक फील्ड रखा जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, जो वो प्लेट्स हैं सारी मेटल्स हैं उनके अंदर एडी करंट जनरेट कर देगा, और एडी करंट जनरेट करेगा तो क्या बन जाएगा भाई, करंट बनेगा। और करंट क्या होता है, करंट क्या बनाएगा, हीट, जो कि आई स्केयर आर टी होता है। तो आई स्केयर मतलब अगर करंट 4 है तो हीट कितनी होगी देख लो आप, 16 हो गई इस तरीके से, और साथ में आर भी है, टी भी है। तो इंडक्शन फर्नेस इस तरीके से यूज होता है। इलेक्ट्रिक पावर मीटर, जो पुराने ज़माने में ब्लैक कलर के मीटर आते थे उनमें एक नीचे मोटर घूमती रहती थी, वो किस वजह से होती थी, वो एडी करंट की वजह से घूम रही होती थी बेटा। ठीक है, तो एडवांटेजेस हैं एडी करंट के, बट बहुत सारी कमियां भी हैं। तो इनको कैसे किया जा सकता है, ठीक है, हाउ टू ओवरकम एडी करंट। क्योंकि यार
एडी करंट से ना हीट भी बहुत ज़्यादा होती है, और हीट होती है कई बार साउंड भी होता है, मतलब बहुत सारी कमियां भी हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है कि आप लोग जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, पार्टिकल जो प्लेट्स हम यूज़ कर रहे हैं उसको लेमिनेट करें। ठीक है, क्या करें, लेमिनेशन करें। अब मैंने बोला ना कि मास बॉडी में बनते हैं, तो मास बॉडी के अंदर क्या करो, कटिंग शुरू कर दो। मान लो आपने एक स्क्वायर टाइप यूज़ करना है, तो आप उसको ऐसे बना लो, कुछ ऐसा टाइप बना लो, ऐसे कट बना दो। मतलब बिल्कुल मास बॉडी मत बनाओ, क्योंकि मास बॉडी अगर पूरी नहीं बनेगी ना वो, तो उसके अंदर एडी करंट कम जनरेट होगा। क्लियर है। तो लेमिनेशन हो गई, कटिंग हो गई, और ये चीज़ें हैं भाई जो आप लोगों को करनी है। एडी करंट सीबीएसई वालों के लिए अभी 2023 सेशन में तो नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा जी इंडक्टेंस, और एक आता है सेल्फ। मतलब इंडक्टेंस के दो पार्ट हैं, एक है सेल्फ और एक है म्यूचुअल। तो एक बार ना वन बाय वन दोनों को पढ़ते हैं कि सेल्फ क्या होता है और म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होती है, एक बार देख लेते हैं। जैसे कि सेल्फ इंडक्टेंस है क्या, डेफिनेशन ध्यान से पढ़ना फिर तुम्हें समझ में आएगा। वेन एवर द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू ए कोयल और सर्किट changes, the magnetic flux linked with it also change. An EMF is induced in the coil or the circuit which opposes the change that cause it. सुनो ध्यान से। Whenever the electric current passing through a coil or circuit changes, जब किसी coil में से करंट इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। ठीक है, तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद इट, वो उसी के साथ लिंक हो रहा है। ऑल्सो चेंज, क्योंकि यार जैसे जैसे क्या होता है, कॉइल होती है ना, उसमें क्या होता है कि करंट पास हो रहा है, तो उससे क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। अब मैं बोल रहा हूँ कि करंट चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि कॉइल है तो उसमें करंट इंक्रीजिंग होगा। करंट क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, एन ई एम एफ इज इंड्यूस इन द कॉइल और द सर्किट विच अपोज द चेंज दैट कोज इट, उसे बोला जाता है सेल्फ इंडक्टेंस। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, उसे क्या बोला जाता है, इस फिनोमिना को सेल्फ इंडक्शन बोला जाता है। एंड ईएमएफ इंड्यूस इज कॉल्ड बैक ईएमएफ, करंट सो प्रोड्यूस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। अभी भी नहीं समझ में आया, सुनो भाई, ये है आप लोगों के पास क्या, एक कोयल, इसमें क्या हो रहा है कि करंट यहाँ से गया, तो इससे क्या होगा कि करंट ऐसे अगर चलता जाएगा तो फिर तो करंट इंक्रीजिंग हो जाएगा भाई। करंट क्या हो जाएगा, बिल्कुल इंक्रीजिंग हो जाएगा ऐसे। तो फिर ये क्या मतलब, अगर आपने एक सिरे से 5 एम्पियर दिया तो उधर जाके तो आपको मतलब हज़ारों नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो इसलिए होता क्या है कि जैसे जैसे ये करंट इसमें इंक्रीज़ होता है, चलता जाता है, इंक्रीज़ होता है, वैसे वैसे इससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक तरह से फ्लक्स है। और वो फ्लक्स क्या बना रहा है भाई, यहाँ पे एक ईएमएफ बना रहा है। वो क्या बना रहा है, ईएमएफ बना रहा है। ठीक है, और वो ईएमएफ कहलाता है क्या, बैक ईएमएफ। और उसकी डायरेक्शन इस तरीके से होती है कि जो यहाँ पे करंट बन रहा है ना, जो यहाँ पे करंट बन रहा है, वो बैक ईएमएफ इधर से एक करंट बनाता है, ताकि जो बढ़ता हुआ चीज़ है, मतलब जो करंट इंक्रीज हो रहा है उसको डिक्रीज कर दे। मतलब यहाँ पे ग्रोथ डीके हो रहा है, मतलब डीके ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट, डीके ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट। ठीक है, मतलब सेल्फ इंडक्टेंस का ये काम है। दोबारा से समझ लो, कोयल है, कोयल के अंदर करंट जाएगा, करंट से बनता है फील्ड, इतना तो तुम्हें पता लग गया। और जब किसी कोयल के अंदर जब करंट जा रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो करंट इंक्रीज होगा, करंट इंक्रीज होगा तो फ्लक्स बनेगा, और वो फ्लक्स उसी के साथ लिंक हो रहा है, और उसी के साथ लिंक हो रहा है तो उसके अंदर भी एक बैक ईएमएफ जनरेट हो रहा है, बन रहा है। और वो बैक ईएमएफ इस तरीके से होगा कि जो कोयल के अंदर करंट की वैल्यू जो इंक्रीज हो रही थी उसको डिक्रीज करेगा। ये होता है सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस करते हैं। देखो भाई ध्यान से देखना कि सबसे पहले हमने एक कोयल ली, सबसे पहले हमने यहाँ पे एक कोयल ली। इस कोयल में आपने दिया करंट आई, क्या दिया, करंट आई दिया। करंट देने से क्या बनेगा, आप बोलोगे करंट देने से मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। क्या बनेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जैसे जैसे फाई है, मतलब मैं सिंपल यहाँ पे एक चीज़ बोलता हूँ कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आई के। क्योंकि भाई जितना करंट मैं दूंगा उतना ही वहाँ पे फ्लक्स बनता जाएगा, जितना मैं करंट दूंगा उतना फ्लक्स बनता जाएगा। ये बात तो क्लियर है। ठीक है, चलो अब देखो, तो इसका मतलब जो फाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, आई के। जो फाई है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, आई के। अच्छा, मान लो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो कैपिटल एन है,
तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एन फाई, लिख सकता हूँ कि एन फाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, एन फाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। क्लियर है। अब प्रोपोर्शनैलिटी है तो इसको हटा देते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं एक कांस्टेंट। क्या लगा देते हैं? यहाँ पे एक कांस्टेंट लगा देते हैं और उसको बोलेंगे हम कैपिटल एल। क्या बोलेंगे बेटा जी? कैपिटल एल उसको हम बोलने वाले हैं। ठीक है, चलो तो उसको बोल देते हैं कैपिटल एल। ये हुआ एन फाई इज इक्वल टू एल आई। तो यही होता है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। क्या है ये? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन बोल दो, ठीक है, या इंडक्टेंस बोल देना, वो तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, क्या बोल देना? इंडक्टेंस भी बोल देना, सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ से क्या निकालना चाहूँ, एल निकालना चाहूँ, तो वो क्या बनेगा? आप बोलोगे एन फाई बाय आई बनेगा। क्या बनेगा? एन फाई बाय आई बनने वाला है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अभी फटाफट से बता दो, फटाफट से बता दो। हो गया? चलो अब बढ़ते हैं आगे, अगर मैं यहाँ पे लेंज लॉ लगा लूँ भाई, अगर मैं यहाँ पे लेंज लॉ लगा लूँ तो लेंज लॉ भी देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ क्या कहता है कि ई जो होगा वो माइनस डी फाई बाय डी टी होगा। क्या होगा? डी फाई बाय डी टी होगा। ठीक है, अगर नंबर ऑफ टर्न्स है यहाँ पे तो फिर हम क्या करें भाई? अगर नंबर ऑफ टर्न्स है यहाँ पे फिर हम क्या करें? तो पहली बात तो हम यहाँ पे फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या लिख रहे हैं? आई लिख रहे हैं, और फाई इज इक्वल टू क्या हो गया? एल आई हो गया। ठीक है, अगर नंबर ऑफ टर्न्स हम लिख रहे हैं, देखो अगर मैं सिंपल इसको लिखना चाहूँ फाई इज इक्वल टू एल आई तो लिख सकता हूँ ना। हाँ, तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स की फॉर्म में लिखना वो भी बताता हूँ मैं, और बिना नंबर ऑफ टर्न्स के लिखना वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे होगा डी बाई डी टी, फाई की वैल्यू इज़ एल आई, तो ये बन गया ई माइनस एल डी आई बाई डी टी। इस तरीके से बन गया बेटा जी। क्लियर है? क्या बन गया ये आप लोगों के पास? ई बन गया लेंज लो। अब कई बच्चे बोलते कि एन अगर मल्टीप्लाई होता तो बेटा एन मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे एन फाई होता पहले से, तो एन फाई इज़ कितना? एल आई होता, तो वो भी एल आई बनता यहाँ पे, तो एल आई बनता, तो यही बन गया। क्लियर हुआ इतनी चीज़ें? तो ई इज इक्वल टू आ गया माइनस एल डी आई बाय डी टी आ गया। कितना आ गया? माइनस एल डी आई बाई डी टी। अब ये वैल्यू होगी किसकी बेटा जी? ये वैल्यू होगी ईएमएफ की, ये वैल्यू होगी इंडक्टेंस की। ये याद रखनी है आप लोगों को, किस याद रखनी है। अगर मान लो यहाँ पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, ठीक है, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, अगर वो कुछ इस तरीके से हो कि उसकी वैल्यू अगर हम यूनिट कर दें, इफ़ डी आई बाई डी टी इज़ 1 एम्पियर, देन ई कितना आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ई कितना आएगा? वो एल आएगा। देख लो ना भाई, आपने लिखा ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। अगर मैं डी आई को 1 पुट कर रहा हूँ, तो ई इज इक्वल टू माइनस एल आ रहा है, बट मैं मैग्नीट्यूड अगर लिखना चाहूँ तो एल आएगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है, यही तो है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कोयल व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कोयल इज यूनिटी। समझ में आया कि जो सेल्फ इंडक्टेंस है ना, या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है, वो किसके बराबर है? वो बराबर है किसके? ईएमएफ इंड्यूस इन द कोयल के। ठीक है, ये क्या करता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ना उसको अपोज कर देता है, जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसको अपोज करता है। या हमने बोला था कि ये क्या करता है? करंट की जो ग्रोथ हो रही होती है उसको डीके करता है। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जैसे सेल्फ इंडक्शन है, सेल्फ इंडक्टेंस है, उसमें क्या होता है कि जो इंडक्टेंस है ना वो किसकी तरह यूज़ होता है? वो इनर्शिया की तरह यूज़ होता है। किसकी तरह यूज़ होता है बेटा जी? इनर्शिया की तरह यूज़ होता है। जैसे मैकेनिक्स में आपने पढ़ा था, हाँ जी, जैसे आपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा कि जो मास होता है वो इनर्शिया का काम करता है, बट यहाँ पे ईएमआई के अंदर जो सेल्फ इंडक्टेंस है ना एल, वो इनर्शिया का काम करेगा, मतलब एक तरीके से ये रुकावट है करंट के लिए, मतलब एक तरह से रेजिस्टेंस है। अब ये भी बोल सकते हो सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आता है बेटा जी म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या होता है? म्यूचुअल का मतलब दो, क्यों यार सिंगल तो म्यूचुअल नहीं हो सकता ना। जैसे कि अब सिंपल सी बात है कि आप फेसबुक पे आईडी है, दूसरा आपका फ्रेंड है उसकी फेसबुक पे आईडी है, आपने किसी एक तीसरे को फॉलो कर रखा है, तो वो आप लोगों ना म्यूचुअल फ्रेंड है।
क्या है, म्यूचुअल फ्रेंड, ऐसे शो करेगा कि ये यार ये आपका म्यूचुअल फ्रेंड है। तो इसमें भी क्या है, म्यूचुअल में क्या है कि दो होने चाहिए, एक से ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें होगा क्या, जैसे पहले वाले में तो क्या था कि करंट दे रहे थे जिसको उसी का फ्लक्स उसी के अंदर एक बैक ईएमएफ बना रहा था, बट इसमें क्या होगा, एक कोयल को करंट देंगे, दूसरी के अंदर फ्लक्स जाएगा। इसका एक डायग्राम हमने बनाया हुआ है, उसको हम आगे रख लेते हैं। ये वाला डायग्राम है, इसको कॉपी कर लेते हैं, फ़िलहाल के लिए कॉपी कर लेते हैं। वैसे हमारे अरे 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 एक मिनट रुको, यहाँ पे ये कॉपी कर लिया हमने, इधर रख लिया, ठीक है। तुम थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेना, छोटा दिखे तो बड़ा करके देख लेना, अपनी एनसीईआरटी खोल लेना यार। तो यहाँ पे होगा क्या, हम क्या करेंगे बेटा जी, ये एक कोयल है, ये एक कोयल है, इसमें क्या करेंगे, एक को करंट देंगे, उससे फ्लक्स दूसरी में अटैच होगा, एक को करंट देंगे, उससे फ्लक्स दूसरी में अटैच होगा। क्लियर है ना। चलो, whenever the current passing through a coil or circuit changes, the magnetic flux linked with a neighboring coil or circuit will also change। देखो इन्होंने बोला है कि जब किसी सर्किट में से करंट पास करते हैं तो उसके पड़ोस में, नेबरिंग मतलब जो उसके पड़ोस में कोयल रखा होगा उसमें से जो फ्लक्स है वो भी चेंज हो रहा होगा। हेंस एन ईएमएफ विल इंड्यूस इन द नेबरिंग कोयल। देखो यहाँ से करंट जा रहा है, इससे फ्लक्स बन रहा है, और वो फ्लक्स साथ के साथ इससे अटैच होता जा रहा है, इससे अटैच होता जा रहा है। जैसे जैसे इससे अटैच हो रहा है तो इसके अंदर मतलब क्या हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, और वो फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। इंड्यूस हो जाएगा तो उसका मतलब उसके अंदर करंट बन जाएगा। ओके, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों के पास क्या, एन ईएमएफ विल बी इंड्यूस इन द नेबरिंग कोयल और सर्किट। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। इस फिनोमिना को बोला जाता है म्यूचुअल इंडक्शन। सो आई होप कि म्यूचुअल के बारे में अभी जो चीज़ हमने डिस्कस करी वो हो गई आपको याद, ठीक है। अच्छा, अभी आगे चलो, इसको तो समझा दिया हमने, मैं सोच रहा था कोई टॉपिक ना रह गया वैसे पीछे। अब ध्यान से देखो यार, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन को डिस्कस करते हैं, बट उससे पहले हम एक चीज़ को और डिस्कस कर लेते हैं। एक और नहीं, बस यही है, सिंगल ही है, सॉरी सिंगल ही है यार, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब ध्यान से देखना सभी बच्चे, ध्यान से देखना। हमने बोला कि एक में मैं करंट देता हूँ, मान लो मैंने इसमें करंट पास किया दूसरी वाली के अंदर, तो आपने क्या किया, I2 पास किया दूसरी वाली के अंदर, उससे बना क्या, फ्लक्स, और वो अटैच हो रहा है किसके साथ, वो अटैच हो रहा है भाई साहब अंदर वाली जो कोयल है उसके साथ, और अंदर वाली कोयल का नाम हमने 1 रखा हुआ है, S1 रखा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ phi1, क्योंकि उसके साथ जो फ्लक्स लिंक हो रहा है उसको नाम दे दिया हमने phi1। अगर उसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो आप उसको n phi1 भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे I2 लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, n phi1 जो भी होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स जो भी होंगे वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बना phi1 इज इक्वल टू, कांस्टेंट लगा दिया और उस कांस्टेंट का नाम रखा हमने m। क्या नाम रखा बेटा जी, m रखा, और इसको लिखा 1 2, और ये हुआ I2, ठीक है। ये क्या है, 1 2 इज व्हाट, 1 2 इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड, क्योंकि सेकेंड में करंट पास कर रहा है ना। ऐसे आप फर्स्ट का दूसरे के लिए भी निकाल सकते हो, बट हमें अभी डिस्कस कौन सा केस कर रहे हैं, हम अभी वाला सिर्फ ये केस कर रहे हैं कि बाहर वाले में करंट दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास आ गया कि जो phi1 है वो कितना है भाई, वो M12 I2 है। सिमिलरली आप लिख सकते हैं, अगर phi2 लिखना चाहते हो तो यहाँ पे आप M21 लिखोगे और यहाँ पे I1 लिखोगे, आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई घबराने वाली बात, कोई घबराने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। क्लियर है भाई साहब। तो यहाँ से M12 आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कैसे लिखा जाता है। अब ध्यान से देखना कि अगर मैं phi1 लिख रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, और करंट का जब दूसरी में पास कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ M12 लिख सकता हूँ, कितना होगा, phi1 बाय I2 होगा। जैसे भाई Li, अगर मैं L यहाँ से लिखना चाहूँ, अगर मैं यहाँ से L लिखना चाहूँ तो वो phi बाई I होगा ना। अगर नंबर ऑफ टर्न्स लिखना चाहते हो, नंबर ऑफ टर्न्स भी लिख देना, ठीक है। मैं अभी क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 होती हैं, और वो 2 को मैं तुम्हें समझाऊंगा जब हम सोलिनॉइड का केस करेंगे, ठीक है, तब हम करेंगे। अब सुनो,
सुनो, अब यहाँ पे क्या है कि M12 तो हमारे पास आ गया जो कि φ1/I2 है। इसी तरीके से हम 2 1 भी लिख सकते हैं जो φ2/I1 होगा। ओके, अगर मैं इसको लेंज लो के लिए लिखूँ, किसके लिए लिखूँ? फॉर लेंज लो, लेंज लो, अरे सीधा ही लिख दो, ऐसा लिख दो, सीधा लिख दो कि E अगर मैं लिखना चाहूँ E इज इक्वल टू माइनस dφ/dt। ठीक है, फाई की वैल्यू कितनी है? ये रही। E इज इक्वल टू माइनस M12 बाहर आ गया, यहाँ आ गया dI2, यहाँ आ गया D2। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे एक चीज़ देखो, अगर मैं इसमें इस करंट को 1 कर दूँ, इस करंट को 1 कर दूँ, ध्यान से देखना, इफ़ dI/dt को अगर मैं 1 कर दूँ तो इसमें भी क्या हो रहा है कि E2 जो वो किसके बराबर है? M के बराबर है। मैग्नीट्यूड ऑफ E2 इज़ M के बराबर है। क्लियर हुआ? ठीक है, अब E2 क्यों लिख रहे हो? जब करंट फर्स्ट में से जाएगा तो EMF सेकंड में इंड्यूस होगा, जब करंट दूसरे में से जाएगा तो फर्स्ट में इंड्यूस होगा। यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, ये चीज़ ध्यान रखने की है। ओके, सो यहाँ पे आप देखिएगा, हेंस कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू द इंड्यूस EMF इन द सेकेंडरी कॉइल व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल इज यूनिटी। मतलब जो पहली हमारी कॉइल है, पहली मतलब जिसमें से हम करंट दे रहे हैं, यहाँ तो दूसरी है ना, तो इसमें से अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट अगर यूनिटी है तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा जितना इसके अंदर EMF इंड्यूस हो रहा होगा, पहली मतलब जो पड़ोसी होगा, जो नेबरिंग होगी। ठीक है, चलिए अब करते हैं बेटा जी इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनोइड। एक सोलेनोइड की बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे? एक सोलेनोइड की। तो यहाँ पे हमने बताया हुआ है कि भाई साहब क्या लिया हमने यहाँ पे, एक हमने लिया यहाँ पे यूनिफॉर्मली वाउंड सोलेनोइड लिया जिसके पास n टर्न्स हैं, लेंथ उसकी l है और l जो है वो मच लॉन्गर है उसके रेडियस से। ठीक है, एंड दैट कोर ऑफ द सोलेनोइड इज़ एयर, कि कोर जो है उसके अंदर एयर है। मैं इसको बना देता हूँ, जैसे कि अगर मैं ऐसा बना दूँ कि ये है आप लोगों के पास एक सोलेनोइड है। अगर बैकग्राउंड नॉइस आए तो यार एडजस्ट कर लेना, अब पीछे गाने चलने शुरू हो गए तो उनको मैं बंद नहीं करवा सकता अगर पड़ोस में प्रोग्राम है तो। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे हमने बोला कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? वो है L। इसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो है कैपिटल N, मतलब कैपिटल N तो आप NL लिख सकते हो। अब N क्या है? N इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है बेटा जी। इतना तो तुम लोग देख ही सकते हो। ठीक है, अब ध्यान से देखना, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कि इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनोइड। अब ये एक सोलेनोइड है भाई, सिंगल है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, हमें L निकालना है। क्या निकालना है? L निकालना है। ठीक है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ L। अगर दो होते तो म्यूचुअल बनते ना भाई साहब, अगर दो होते तो म्यूचुअल बन जाते। हाँ, ये भी सही है सर। तो सबसे पहले अगर मैं इसका मैग्नेटिक क्या लिखूँ बेटा जी? अगर मैं यहाँ पे लिखूँ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, तो सोलेनोइड के लिए वो कितना होता है? आप बोलोगे B होता है कितना? μ0 NI होता है। I इस सोलेनोइड में से जाने वाला करंट, μ0 मतलब यहाँ पे एयर है इसके बीच में, N इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अब आपने एक फॉर्मूला भी किया था कि फाई जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के, और फाई इज इक्वल टू LI भी लिख देंगे। अगर टर्न्स दे रखे हैं तो हम N फाई भी कर सकते हैं, N फाई LI कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। आप बोल रहे हो तो सबसे पहले हम ना फ्लक्स लिखेंगे। अगर मैं यहाँ पे फ्लक्स की बात करूँ, फ्लक्स की बात करूँ तो आप लिखोगे फ्लक्स लिखा जाएगा BA से। किससे लिखा जाएगा? A से। A इज़ व्हाट? एरिया। मान लो इसका जो रेडियस है वो है स्मॉल r, तो एरिया की वैल्यू कितनी होगी भाई? πr² होगी। इतना तो क्लियर है? यस। सो फाई कितना हुआ? फाई हुआ B πr²। अब ये ना फ्लक्स एक टन के लिए है, सभी टर्न्स के लिए करूँगा तो क्या करूँगा? N से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं इसको यहीं पे रख देता हूँ उठा के, तो ये ऑटोमेटिकली N के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि अगर मैं फाइव को यहाँ पे रख दूंगा तो ऑटोमेटिकली कैपिटल N से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। येस, तो यहाँ पे हो गया N, ये हो गया क्या? B/r² और ये हो गया LI। अब N की वैल्यू पता भाई कितनी है? NL है, NL। B की वैल्यू पता है कितनी है? μ0 NI है, πr² और ये हो गया LI। तो I कितना है भाई? कट गया, ये I तो इससे कट गया है। बचा कौन कौन? एक साइड बच गया L और एक साइड बच गया N, और N का तो हो गया स्क्वायर, तो ये बचा μ0
एन स्क्वेयर, देखो ना ध्यान से देखते हैं कभी कोई रह ना जाए, म्यू नॉट लिखा म्यू नॉट, एन स्क्वेयर लिखा एन स्क्वेयर हो गया, उसके बाद कौन बचा भाई, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, पाई आर स्क्वेयर लिखना और एल लिखना है, यहाँ पे लिखना है पाई आर स्क्वेयर और एल। आप इस तरीके से लिख सकते हैं। आप इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं भाई, एन की वैल्यू कितनी होती है, स्मॉल एन की कैपिटल एन बाय एल होती है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एल इज इक्वल टू म्यू नॉट। अब जो स्मॉल एन है वो क्या बना, कैपिटल एन का स्क्वायर नीचे एल का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर और एक एल पहले से पड़ा हुआ है, तो ये एल इसको कट कर देगा, तो मतलब हमारे पास आ गया क्या, हमारे पास आ गया ऐसे, ऐसे आ गया। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है, ये आप अपनी ही तरफ से देख सकते हैं। अगर आपको ये याद करना है ये याद कर लो, ये याद करना है आप ये याद कर लो। ये किसका है, ये एक सिंगल सोलिनॉइड के लिए है, किसके लिए बेटा जी, सिंगल सोलिनॉइड के लिए है। ओके चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। आगे आता है हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, क्या आता है, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर आता है। ओके एनर्जी स्टोर्ड का मतलब तुम क्या समझते हो, ठीक है, एक मिनट, हाँ आगे म्यूचुअल है, मैं सोच रहा था कि इसका पोर्शन कहाँ गया यार, म्यूचुअल तो मिला ही नहीं। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर क्या चीज़ है, देखो यहाँ पे इंडक्टर है, तो क्या हो रहा है, एन इंक्रीजिंग करंट इन एन इंडक्टर कॉजेज एन ईएमएफ बिटवीन इट्स टर्मिनल। सिंपल है यार, जब भी करंट जाएगा, करंट इंक्रीज़ होगा, उसके इंक्रीज़ होने से फ्लक्स बनेगा, फ्लक्स चेंजिंग है, चेंजिंग होने से एक बैक ईएमएफ बन रहा है, ठीक है। वर्क नीड टू बी डन अगेंस्ट द बैक ईएमएफ, तो वर्क करना पड़ेगा इस बैक ईएमएफ के लिए। क्यों करना पड़ेगा यार, इस बैक ईएमएफ को ख़त्म करेंगे तभी तो करंट वहाँ पे बना रहेगा, नहीं तो करंट स्टार्टिंग से हमने कुछ दिया और लास्ट में हमें कुछ और मिलेगा। एक तरीके से यही हो गया ना, ठीक है। या फिर आप ये बोल सकते हो कि वो बार बार क्या करेगा, अपोज कर रहा है, करंट को डीके कर रहा है, करंट को घटा रहा है, तो उस करंट को हमें इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें काम करवाना पड़ेगा। ओके तो हमें यहाँ पे एक देखना पड़ेगा कि काम करना है। अब ये जो काम है ना, यही काम स्टोर्ड होता है एज ए मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। किस किस तरह स्टोर्ड होता है बेटा जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर्ड होता है, ठीक है। तो आपने क्या किया, वर्क पर यूनिट टाइम किया, वर्क पर यूनिट टाइम किया, वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। मान लो एक छोटे से पोर्शन के लिए हम बात करते हैं, छोटे से टाइम के लिए बात करते हैं, मतलब एट टाइम इंस्टेंट, कोई भी इंस्टेंट के लिए बात करते हैं, छोटे से इंस्टेंट के लिए। जब भी मैं इंस्टेंट बोलता हूँ ना वो छोटा सा ही होता है, क्योंकि इंस्टेंट का मीनिंग ही छोटा होता है। ओके चलो, तो वर्क डन अगर हम करें तो वर्क डन पर यूनिट टाइम करें तो वो कितना होगा, तो आप लिखोगे डी डब्ल्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू बनेगा क्या भाई, ई आई बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ई आई बन जाएगा। ये किस में है, मैग्नीट्यूड में भाई, ये किस में है, मैग्नीट्यूड में है, और किसी चीज़ से हमें कोई लेना देना नहीं है, ये किस में है, मैग्नीट्यूड में है, ठीक है। अब सिंगल है, एक कोयल है, तो ई कितना होता है उसके अंदर, तो आप लिखोगे ई होता है एल डी आई बाई डी टी। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे बनेगा डी डब्ल्यू डी टी, ये हो गया कितना एल डी आई बाई डी टी, और यहाँ हो गया आई, क्योंकि आई पहले से बड़ा है। ध्यान से देखो बेटा, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर का मतलब क्या होता है, जब भी करंट जाता है वो इंक्रीज़ होता है, इंक्रीज़ होने की वजह से फ्लक्स बनता है, फ्लक्स बनेगा तो उसके अंदर बैक ईएमएफ बनेगा, तो इस बैक ईएमएफ को ख़त्म करने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा, और यही वर्क डन किसकी तरह स्टोर होता है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर्ड होता है। ओके ठीक है। अब जो वर्क डन किया हमने वो कैसे किया, मान लेते हैं कि जो वर्क डन है वो किसी एक ऐसे मान लो कि हम ये वर्क डन करा रहे हैं, पर यूनिट टाइम कर रहे हैं, पर यूनिट टाइम कर रहे हैं, तो ये क्या है, एक तरह से पावर है, मतलब हमें पावर की जरूरत पड़ रही है, तो पावर कैसे लिखी जाएगी, ई आई से, तो डी डब्ल्यू बाई डी टी ऐसे भी लिखा जाएगा। तो कंपेयर करा, इसमें ई की वैल्यू लिखी एल डी आई बाई डी टी। ओके अब ध्यान से देखो, डी टी से डी टी कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा, हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बचेगा आई और डी आई, और यहाँ पे बनेगा 1/L, और ये होगा डी डब्ल्यू। मैं इसको कर देता हूँ इंटीग्रेट दोनों साइड, क्या कर देता हूँ, इंटीग्रेट दोनों साइड। स्टार्टिंग में वर्क इज़ ज़ीरो, बाद में वर्क इज़ आई, स्टार्टिंग में काम इज़ ज़ीरो, बाद में वर्क इज़ डब्ल्यू। तो भाई आई डी आई क्या बनता है, आई डी आई एक्स डी एक्स क्या बनता है, इसका मतलब ये है कि आई की पावर इज़ 1 है, इंटीग्रेशन करते हैं तो ये बनेगा आई स्क्वेयर बाई 2, और यहाँ पे हो जाएगा 0 से आई इसकी लिमिट।
1/L, L एक कांस्टेंट है तो बाहर आ गया भाई, वो तो एक कांस्टेंट है बाहर आ गया। बचा dw कितना बनेगा, dw का बनेगा w, और w के साथ लगी है लिमिट w-0, तो यहाँ पे आ गया w, कितना आ गया w आ गया। फिर से पेंसिल की चार्जिंग खत्म, कोई बात नहीं, हम फिर से देख लेते हैं क्या आएगा भाई, w-0 आएगा। अब देखो ध्यान से, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है उसकी यूनिट को ओपन करो, मतलब उसकी लिमिट को ओपन करो, तो वो कैसे बनेगी, तो आप लोग दिखोगे कि भाई आई स्क्वेयर जो है वो होगा, यहाँ पे 0 का स्क्वेयर ऐसे हो गया, और जो 1/2 है वो बाहर आ गया, क्योंकि हम करते क्या हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, इज इक्वल टू 1/L, और यहाँ पे w तो लिख दो w-0, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ इज इक्वल टू w/L। तो यहाँ पे देखो मिलेगा क्या, एक साइड हमें मिलेगा w, और एक साइड मिलेगा हमें Li²/2 मिल जाएगा, Li²/2 मिल जाएगा। तो यही वर्क डन किसकी तरह है, एनर्जी की तरह स्टोर्ड है भाई, तो U इज़ Li²/2 हो गया, U इज़ Li²/2 हो गया, ठीक है। तो अभी ये है बेटा एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। नेक्स्ट करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलिनॉइड। कोएक्सियल का मतलब समझते हो कि कॉमन एक्सिस है दोनों सोलिनॉइड का, ये चीज़ ध्यान में रखना। मान लो एक लाइन है, तो यही एक्सिस तो ये बीच वाले सोलिनॉइड का है, और यही एक्सिस इस बाहर वाले सोलिनॉइड का है, क्लियर है। तो यहाँ पर हमने ना दो सोलिनॉइड लिए हैं, कितने सोलिनॉइड लिए बेटा जी, दो, एक का नाम है S2 और एक का नाम है S1। जो S2 है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं N2, कितने हैं नंबर ऑफ टर्न्स N2, और जो S1 है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं N1। जो S2 है उस सोलिनॉइड का जो रेडियस है वो है R2, और जो S1 है उसका रेडियस है R1। ओके चलो, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालेंगे दोनों सोलिनॉइड का। ओके, तो जैसे हमने पहले किया है, किसके अंदर, सिंगल वाले के अंदर, उसमें क्या था, पहले हमने बी लिखा, फिर फ्लक्स लिखा, वो फॉर्मूला लिखा और सीधा ये वैल्यूज़ को पुट किया। ऐसे ही यहाँ पे हम कर रहे होंगे। बट आगे बढ़ने से पहले ना एक चीज़ मैं तुम्हें क्लियर कर दूँ, इन दोनों की जो लेंथ है ना, लेंथ जो होगी, इन दोनों की लेंथ जो होगी वो सेम होगी। लेंथ कैसी होगी बेटा, सेम है, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर मैं N1 अगर लिख रहा हूँ तो उसको मैं N1L लिख सकता हूँ, मतलब स्मॉल n1 कितना होगा, कैपिटल N1/L। सिमिलरली N2 कितना होगा, N2/L होगा, क्योंकि लेंथ सेम है भाई। ओके चलो, अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा कि करंट पास किया किसके अंदर, करंट किसके अंदर पास किया हमने, करंट I2 पास किया किसके अंदर, सेकंड सोलेनॉइड के अंदर, ठीक है। मैं पॉइंट्स में लिख रहा हूँ ताकि चीज़ें तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तुम सिर्फ ध्यान से समझते रहो कि सर लिख क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, उनको सुनो। जो लिख रहे हैं उसको तो देखो ही देखो, जो बोल रहे हैं ना उसको भी सुनो ध्यान से, कि भाई करंट पास किया किस में से, I2 करंट पास किया किस में से, S2 सोलेनॉइड, मतलब बाहर वाला जो सोलेनॉइड। ओके, तो ये जो है ये क्या बना रहा है भाई, फ्लक्स बना रहा है। ये क्या बना रहा है भाई, फ्लक्स बना रहा है, इतना तो क्लियर है। हाँ, ये फ्लक्स बनाएगा जो कि लिंक होगा अंदर वाले सोलेनॉइड के साथ, मतलब φ1, यही है ना, मतलब φ1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ I2 के, ठीक है। तो φ1 यहाँ पे हमने बना दिया, कितना हुआ, इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, हो गया यहाँ पे I2। इतना तो समझ में आया होगा, यस और नो, क्लियर है। अच्छा, अब अगर हम देखें कि यहाँ पे भाई टोटल फ्लक्स कितना होगा, या पहले फील्ड देख लेते हैं। जो सोलेनॉइड होता है ना, जो सोलेनॉइड होता है बेटा, उसके लिए जो फील्ड होगा वो कितना होगा, सोलेनॉइड के लिए जो फील्ड होता है वो होता है μ0 होगा। अब हमने करंट किस में से पास किया, हमने करंट पास किया बाहर वाले में से, बाहर वाला जो सोलेनॉइड मतलब S2 जो है, तो इसका मतलब वो एक फील्ड बनाएगा B2, और वो होगा μ0, स्मॉल n2 है, I2 है। क्लियर हुआ, इतनी चीज़ें आई होप कि अच्छे से तुम्हें पता लग गई हैं कि क्या लिखा है सर ने यहाँ पे। ओके, अब ध्यान से देखो कि ये तो B2 है ना, हमें चाहिए अब क्या, φ1 चाहिए। φ1 कैसे निकलेगा, फाई होता है B/A, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सा भाई, B2 का मैग्नेटिक फील्ड, और एरिया कौन सा, फर्स्ट वाले का एरिया। इससे फील्ड बना, ये फील्ड इससे अटैच हो रहा है, बट उतने एरिया से अटैच होगा ना जितना इसका खुद का एरिया होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और वो है A1। तो A1 यहाँ पे कितना होगा, A1 इज़ हेयर πr1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे φ1 की जो वैल्यू है वो कितनी हुई, B2 πr1 का स्क्वायर हुआ।
नंबर ऑफ टर्न्स भी मल्टीप्लाई कर देते हैं यार, किसमें, टोटल फ्लक्स के साथ। अगर हम टोटल फ्लक्स निकालना चाहते हैं तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, N1 हो जाएंगे मल्टीप्लाई, कितने हो जाएंगे, N1 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्लियर हुआ। चलो अब चीज़ें सिंपल हो चुकी हैं। ये हमारी मेन इक्वेशन है, इसमें सब चीज़ें हम पुट कर देते हैं। जैसे कि हमने लिखा N1 φ1। अच्छा, इसको ना कॉपी कर लेते हैं ताकि चीज़ें थोड़ी सी और अच्छे से, मतलब बड़े स्लाइड पे कर लेते हैं। 1 मिनट रुको, पहले इसको यहाँ से कॉपी कर लो, ठीक है। चलो चलो चलो, ये हो गई हमारी मेन इक्वेशन। अब तुम्हें पता है कि भाई N1 किस तरीके से लिखा जा सकता है। तुम बोलोगे N1 को लिखा जा सकता है N1 और L से। देखो ना ध्यान से, हमने शुरू में ही बोल दिया कि N1 कैसे लिखा जा सकता है, N1 L से। ओके, अब आगे क्या है, φ1। φ1 कितना है भाई साहब, φ1 कितना है, ये रहा φ1, ये रहा φ1, इसको उठा लो यहाँ से। तो ये है b2 पाई r1 का स्क्वायर। ये कितना है, b2 पाई r1 का स्क्वायर है। अच्छा, b2 कितना है भाई साहब, b2 है μ0 n2 i2। पुट कर दो सारी वैल्यू, पहले तो φ1 में पुट कर दो। तो यहाँ पे बनेगा φ1 की वैल्यू कितनी, ये बन जाएगी μ0 n2 i2 पाई r1 स्क्वायर, पहले से पड़ा हुआ है। अब इसको पुट कर दिया यहाँ पे, इसको पुट कर दिया यहाँ पे, तो ये बनेगा कितना, ये बनेगा μ0 n2 i2, ठीक है, पाई r1 का स्क्वायर हुआ, और यहाँ पे हुआ m i2, i2 नहीं है 1 2 है, ये 1 2 i2। कौन कौन कट हो रहा है भाई साहब, i2 कट हो रहा है, i2 से बचा क्या, बचा हमारे पास m12 μ0 n1 n2। ये देखो ना, μ0 n2 n1 पाई r1 का स्क्वायर बचेगा, पाई r1 का स्क्वायर बचेगा, और साथ में L बचेगा। सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर द म्यूचुअल इंडक्टेंस, दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर द म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब इसी तरीके से हम इसको कैपिटल N की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे आपको पता है कि N1 क्या होगा भाई साहब, N1 होगा N1 बाई L, N2 क्या होगा, कैपिटल N बाई L। तो मतलब M12 अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो वो क्या होगा, μ0 कितना होगा, N बाई L इंटू N बाई L, यहाँ पे है पाई r1 का स्क्वायर, यहाँ पे है L, तो एक L तो एक L से कट चुका है, तो यहाँ पे बचा M12 μ0 N का स्क्वायर, कैपिटल N का स्क्वायर, पाई r1 स्क्वायर अपॉन L। सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर दी म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, जब हमने सेकंड वाले में करंट पास किया तब की बात है। अच्छा, अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना भाई साहब, या आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो या ये वाला यूज़ कर लो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। अब यहाँ पे एक चीज़ और तुम्हें ध्यान में रखनी है कि अगर मैं फर्स्ट वाले में से अगर करंट पास करता, अगर मैं फर्स्ट वाले में से करंट पास कर देता तो क्या होता, ठीक है, कि अगर मैं S1 में से अगर I1 करंट पास कर दूँ, ठीक है, तो क्या होता। तो यार सिंपल है, अब I1 ने क्या किया, करंट पास किया, मतलब I1 में करंट पास किया, I1 ने एक फ्लक्स बनाया φ1, और वो अटैच हो गया जाके किसको, सेकंड वाले सोलेनोइड पे, सेकंड वाले सोलेनोइड पे। अब क्या होगा कि कितने एरिया पे वो फ्लक्स अटैच होगा, कितने एरिया पे वो फ्लक्स अटैच होगा। तो भाई साहब सिंपल है, जो ये फ्लक्स बनाएगा, अंदर वाला जो फ्लक्स बनाएगा, वो बाहर वाले के उतने एरिया में ही फ्लक्स अटैच कर पाएगा भाई, इतने में ही अटैच कर पाएगा। तो इसलिए जो फॉर्मूला है वो सेम रहने वाला है बेटा जी, जो फॉर्मूला है वो सेम रहने वाला है। क्लियर है, समझ में आया। अगर हम M21 लिखें तो दिस विल बी μ0 n स्क्वायर पाई r1 का स्क्वायर बाय L, या फिर बोलो M21 कितना होगा, म्यू n1 n2 पाई r1 का स्क्वायर L होगा। मतलब सेम फॉर्मूला रहने वाला है, M12 इज इक्वल टू M21 रहने वाला है। म्यू क्या होता है, परमिटिविटी बताता है हमें, सॉरी परमेबिलिटी बताता है कि उनके बीच में कौन सा मटेरियल है, सोलेनोइड के बीच में। तो यहाँ पे तो एयर है, तो इसलिए हमने μ0 लिया हुआ, लेकिन अगर मीडियम होगा तो आप μ0 μr भी लिख सकते हैं फॉर मीडियम। किसके लिए, मीडियम के लिए। चलिए, तो ये हुआ आप लोगों के पास क्या भाई साहब, ये हो गया है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनोइड। कोएक्सियल मतलब जिनका कॉमन एक्सिस होगा। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट आता है कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस। आप लोगों के पास ना यहाँ पे सीरीज में इंडक्टर दे रखे हैं, ठीक है। तो सीरीज में आप लोगों को बताना है कि इंडक्टेंस क्या होती है। मैं आप लोगों को बता दूँ, इंडक्टेंस आप लोगों ने पढ़ी थी। सीरीज में बता रहा है ये एक एक अकेला अकेला है, ठीक है। सीरीज में है ये एक एक अकेला अकेला है, मतलब ये एक अकेला इंडक्टर है, इसके सीरीज में ये दूसरा इंडक्टर है, फिर इसके सीरीज में दूसरा इंडक्टर। तो इन सब के पास अपनी अपनी क्या होगी, सेल्फ इंडक्टेंस होगी, और उनका कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला वो देख लेते हैं, ठीक है। तो वो होगा बेटा जी क्या, देखो सबसे पहली बात यहाँ पे ना करंट सेम है पूरे के अंदर, सीरीज में तो करंट सेम ही रहेगा। वोल्टेज जो होगी वो अलग अलग है, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग और यहाँ पे अलग, मतलब इसके अक्रॉस बोल सकते हैं E1, यहाँ पे E2, यहाँ पे बोल सकते हो E3 होगा, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि लेंज लॉ क्या कहता है, लेंज लॉ क्या कहता है, आपको पता है कि लेंज लॉ क्या कहता है। आप या इसको ना V में लिख लो, ज़्यादा सही रहेगा। V में लिख लो, V लिखा V1 V2 V3, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से टोटल V आ रहा है, तभी तो ये V1 V2 V3 में डिवाइड हो रहा है। यस, तो हम लिख रहे हैं V1 प्लस V2 प्लस लिख रहे हैं V3, और ये हो गया V। कितना हो गया, V हो गया। अच्छा, V को कैसे लिखते हैं, V को IR से लिखते हैं। V को किससे लिखते हैं भाई साहब, IR से लिखते हैं। तो यहाँ पे I तो सब में सेम है, I तो यहाँ पे क्या है भाई, सब में सेम है। तो फिर R क्या है, R क्या है, R इज़ इंडक्टेंस। हर एक चीज़ का इंडक्टेंस रेजिस्टेंस है। अब तुम यहाँ से तुम्हें ना सिंपल कर सकते थे वैसे तो, कि भाई V लिखा, V क्या होगा IR1 प्लस IR2 IR3 इस तरीके से, बट IR1 तुम्हें L1 की फॉर्म में लिखना है, तो तुम्हें इसलिए यहाँ पे लेंज लॉ ही लगा लो, क्योंकि तुम्हें ना वेरिएबल समझ नहीं आएंगे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तुम्हें वेरिएबल समझ में नहीं आएंगे, तो इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि यहाँ पे लेंज लॉ लगाओ। लेंज लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे E1 E2 E3 हो गया, ठीक है। अब हमने एक फॉर्मूला किया था कि फाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एंड फाई इज़ इक्वल टू एल आई कर लिया था, ये पता था, ठीक है। फिर हमने किया E इज़ इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, तो ये बना E इज़ इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी बन गया था। क्लियर है। तो इसका मतलब अगर मुझे E1, अगर मुझे टोटल E लिखना है तो मैं लिखूँगा E1 प्लस E2, मतलब EMF है ये सारे, ठीक है। E टोटल E कितना लिखना पड़ेगा भाई, माइनस एल डी आई बाई डी टी इज़ इक्वल टू माइनस L1 पहले की इंडक्टेंस, फिर डी आई बाई डी टी, फिर माइनस एल डी आई बाई डी टू, बट ये L2 है, माइनस एल डी आई बाई डी टी, बट ये L3 है। तो इसका मतलब यहाँ से L कितना मिला, L1 प्लस L2 प्लस L3 मिला। तो आप लोगों को सीरीज़ में ये यूज़ करना है। क्लियर हुआ, समझ आया कि यार कॉम्बिनेशन में किस तरीके से लिखेंगे इंडक्टेंस को, सेल्फ इंडक्टेंस को। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पैरेलल में क्या कर सकते हैं भाई, पैरेलल में आप लोग देखो कि करंट जो है ना वो डिवाइड हो रहा है, करंट जो है ना वो डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हम करंट की फॉर्म में लिखेंगे, मतलब I इज़ इक्वल टू कितना हुआ, I1 प्लस I2 प्लस I3 हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको लिखूँ, देखो पहले ना लेंज लॉ लिख लेते हैं, वो ज़्यादा तुम्हें अच्छा समझ में आ जाएगा। E इज़ इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी हमने लिख दिया, E इज़ इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी हमने लिख दिया। मैं यहाँ से ना डी आई बाई डी टी निकाल लेता हूँ, डी आई बाई डी टी निकाल लेता हूँ, तो ये बन जाएगा E बाई एल, E बाई एल। अगर इसको मैं मैग्नीट्यूड में लिखूँ, किस में लिखूँ, मैग्नीट्यूड में, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा डी आई बाई डी टी और इज इक्वल टू हो जाएगा E बाई एल। तो यहाँ पे भी तो ऐसा हो सकता है कि मैं इनको थोड़ा इस फॉर्म में लिख दूँ, डी आई डी टी, डी आई बाई डी टी, डी आई टू बाई डी टी, डी आई थ्री बाई डी टी लिख दूँ। इन सब की वैल्यू क्या है भाई, E बाई एल, E1 बाई, सॉरी E1 नहीं, E1 तो सेम रहेगा, पैरेलल में E1 मतलब E सेम रहता है, तो बाई L1 प्लस E बाई L2 प्लस E बाई L3 होगा, सब में E कॉमन है, तो 1 बाई L इज इक्वल टू 1 बाई L1, 1 बाई L1 प्लस 1 बाई L2 प्लस 1 बाई L3 होने वाला है। आई होप कि यहाँ पे भी आप लोगों को पैरेलल का सिस्टम जो है वो समझ में आ गया है। क्लियर, चलो यार, तो सीरीज आए तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है, पैरेलल आए तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना आप लोगों को। ओके, अब हम यहाँ पे क्या कुछ करने वाले हैं वो देख लेते हैं, क्या कुछ करने वाले हैं वो देख लेते हैं। जैसे एक ज़रूरी बात इन्होंने लिखी है, नोट, ये ज़रूरी है क्योंकि इन्होंने ना यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ द पेयर ऑफ कॉइल इन सीरीज, पेयर ऑफ कॉइल इन सीरीज, ठीक है। ये देख लेते हैं एक बार
इन्होंने बोला है इफ़ द फ्लक्स फ्रॉम वन इंडक्टेंस लिंक्स अनदर म्यूचुअल इंडक्टेंस टर्म बिकम इम्पोर्टेंट। अब देखो यहाँ पे हमने ना सीरीज किया था, सीरीज। अब इसमें ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई इसका फ्लक्स इसके साथ लिंक होना शुरू हो जाए और इसका इसके साथ लिंक होना शुरू हो जाए, कुछ हो सकता है ना ऐसा। ठीक है, तो इन्होंने स्पेशली बोल दिया, अगर वो क्वेश्चन में ये बोलेगा कि पहले का दूसरे के साथ फ्लक्स लिंक हो रहा है, देन इफ़ द फ्लक्स फ्रॉम वन इंडक्टेंस लिंक्स अनदर म्यूचुअल इंडक्टेंस टर्म इंपॉर्टेंट, तो उस टाइम क्या होता है, म्यूचुअल आ जाता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाता है। दिस म्यूचुअल इंटरेक्शन में इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब जो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस ही आना था यहाँ पे, दिस म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हो सकती है भाई, इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। ठीक है, मतलब एक इंडक्टर है, उससे म्यूचुअल मतलब उससे फ्लक्स लिंक हुआ सेकंड वाले के साथ, तो यहाँ पे म्यूचुअल का फंडा आ गया है। तो ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस आई है तो वो क्या कर रही है, फ्लक्स को इंक्रीज डिक्रीज कर सकती है। ठीक है, मान लो आप लोगों के पास ये दो इंडक्टर हैं। ठीक है, ये क्या बनाया सर, ये दो इंडक्टर है। अब अगर ये सीरीज में है और इनमें सेम करंट जो है सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, एक तो क्या है भाई, सीरीज में होने चाहिए, एक तो क्या है सीरीज में होना चाहिए, और दूसरा करंट जो है वो सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में होना चाहिए इनके अंदर। तो आप फॉर्मूला यूज़ करोगे L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस 2M का। लेकिन अगर सीरीज में हैं बट करंट जो है उनके अंदर, दोनों के अंदर, इसके और इसके अंदर अपोजिट है, तो आप लोग क्या यूज़ करोगे, तो आप लोग यूज़ करोगे L1 प्लस L2 माइनस 2M यूज़ करोगे। ओके, अगर करंट सेम है तो आप प्लस वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, अगर अपोजिट आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। हमारे पास डेरिवेशन नहीं है बेटा हमारे कोर्स के अंदर, तो इसका डेरिवेशन नहीं करेंगे, इसके ऊपर सिर्फ न्यूमेरिकल आ सकता है, तो इसको याद करना है। ओके, ये देखिएगा, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ द पेयर ऑफ कॉइल इन सीरीज हो सकता है ये, प्लस तब आएगा जब करंट सेम डायरेक्शन में दोनों के अंदर और सीरीज में लगे हों, माइनस तब आएगा जब सीरीज हो बट अपोजिट डायरेक्शन में हो। जैसे सेल उल्टे लग जाते हैं ना, जैसे ये एक सेल लगाया फिर आपने दूसरा लगा दिया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि एक सेल लगाया, ये दूसरा ऐसे लगा दिया। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी, और अब करते हैं बेटा जी मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, जो कि बहुत छोटा सा टॉपिक है, आसान है। मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी आपने नाम सुना होगा कि मास बाय वॉल्यूम। यहाँ पे मैग्नेटिक एनर्जी की बात हो रही है, तो एनर्जी है तो इसका मतलब ऊपर आएगी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी, नीचे आएगा आप लोगों के पास वॉल्यूम, नीचे आएगा वॉल्यूम, U बाय वी, U बाय वी। हमें इसकी डेरिवेशन नहीं करनी, इसका फॉर्मूला याद रखना जरूर। ठीक है, तो यहाँ पे होता है हाफ बी स्क्वेयर बाय म्यू नॉट होता है, बी स्क्वेयर बाय म्यू नॉट होता है। म्यू नॉट इज़ द एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, बी इज़ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चलो तो अब बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, जो है एसी जनरेटर डायनेमो। अब कई बच्चे बोलेंगे कि ट्रांसफार्मर नहीं कराया सर आपने, तो बेटा ट्रांसफार्मर करवाऊंगा मैं तुम्हें एसी के अंदर, क्योंकि वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारे नेक्स्ट चैप्टर में है वो। ठीक है, चलो तो एसी जनरेटर क्या होता है उसको देख लेते हैं। शादी में गए होंगे कभी, है ना, घरों में प्रोग्राम किया होगा, अपने खुद के घर में प्रोग्राम किया होगा, तो जनरेटर की ज़रूरत पड़ी होगी। उसमें क्या करते हो तुम, पेट्रोल डालते हो, हाथ से उसका हैंडल लगाते हो और वो स्टार्ट कर देते हो, फिर बिजली आ जाती है ना जब लाइट चली जाती है, और फिर हम जनरेटर ऑन करते हैं। तो अभी ये वही चीज़ यहाँ पे हम पढ़ रहे होंगे। तो इसमें क्या होता है अभी, जो एसी जनरेटर है या फिर बोलो एसी डायनेमो, वो क्या करता है, एसी डायनेमो जो है वो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल से हमने क्या किया, मैकेनिकल से हमने जो उसके अंदर मतलब पार्ट्स लगे हुए उनको रोटेट किया। अब मैं पार्ट्स क्यों बोल रहा हूँ, बोलने को मैं कोयल भी बोल सकता हूँ, क्योंकि हमने अभी डायग्राम नहीं पढ़ा, तो अभी मैं सिर्फ डायग्राम से पहले तो मैं पार्ट्स बोल रहा हूँ, या कोयल बोल लो, चलो ठीक है। उसके अंदर जो कोयल है वो हमने रोटेट कराई, और वो कोयल जब रोटेट कराई, कहाँ पे रोटेट कराई भाई, मैग्नेट्स लगे होंगे नॉर्थ साउथ, उनके बीच में मैंने रोटेट करवाई। जब हम उनके बीच में रोटेट करवाएंगे, उनके बीच में जब हम रोटेट कराएंगे, तो इसके साथ जो
फ्लक्स है वो चेंज होगा। कैसे होगा? मान लो ये एक कोयल है बीच में, इधर मैग्नेट है, इधर मैग्नेट है, ये कोयल है बीच में, ठीक है। इसको मैंने अभी ऐसे रखा हुआ, तो फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इसका प्लेन, इसका एरिया वेक्टर और फील्ड लाइंस ऐसे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है, फ्लक्स जीरो है। लेकिन जैसे जैसे ये ऐसे रोटेट होनी शुरू हुई तो अलग अलग एंगल पे इसके साथ लगने वाला जो फ्लक्स है वो चेंजिंग है, बदल रहा है। अगर फ्लक्स बदल रहा है तो इसका मतलब ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो हमारे पास क्या मिल रहा है भाई? करंट मिल रहा है। यही वर्किंग होती है किसकी? एसी डायनेमो की। तो एक बार समझ लेते हैं। देखो इसकी कंस्ट्रक्शन में हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करेंगे। देखो यार इसकी कंस्ट्रक्शन, एक मिनट रुको, हमने यहाँ पे, अरे एक पेज और हमें ऐड करना था यहाँ पे। चलो मैं तुम्हें थोड़ा सा पहले कंस्ट्रक्शन के बारे में बता देता हूँ। क्या बता देता हूँ भाई? कंस्ट्रक्शन के बारे में तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ। थोड़ा सा क्यों बता रहा हूँ बेटा? थोड़ा सा ही काम कर। एक तो क्या होता है इसमें? मैग्नेटिक फील्ड होता है भाई, ठीक है। क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है। वो किससे बनेगा? वो नॉर्थ और साउथ से बनेगा। किससे बनेगा? नॉर्थ एंड साउथ से बनेगा। हमने यहाँ पे ये नॉर्थ और ये साउथ लिया हुआ है। और इसके बीच में क्या होगी? एक आर्मेचर कोयल होगी। क्या होगी? आर्मेचर कोयल होगी भाई, ठीक है। मतलब ये आप कॉपर की बना सकते हो, कॉपर वाइंडिंग आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। कॉपर वाइंडिंग या कॉपर की बोल सकते हो, आप इतना बोल सकते हो, ये सही है, ये बोल दो, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। आर्मेचर कोयल है ये। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो एक चीज़ तुम्हें दिख रही होगी, ये है स्लिप रिंग्स। क्या है? स्लिप रिंग्स है। स्लिप रिंग क्या करेंगे वो मैं तुम्हें बताता हूँ। स्लिप रिंग क्या करेंगे? अच्छा साथ में एक कार्बन ब्रश है, पहले उनको भी देख लेते हैं। कार्बन ब्रश, कार्बन ब्रश क्या करते हैं भाई साहब? कार्बन ब्रश हमें एक तरह से आउटपुट देते हैं, ठीक है। एक तरीके से हमें आउटपुट देते हैं, मतलब वहाँ से हम कनेक्ट करके आगे कोई रजिस्टर लगाएं, रेजिस्टेंस मतलब रजिस्टर बोलो या रेजिस्टेंस बोलो, और या हम कोई लोड लगा दें, लोड जैसे कि कोई बल्ब हमने आगे की तरफ लगा दिया, कूलर लगा दिया, कुछ भी लगा दिया या घर में कनेक्शन कर दिया, तो वो आउटपुट किसके थ्रू है? कार्बन ब्रशेस के थ्रू। स्लिप रिंग क्या करते हैं? स्लिप रिंग क्या करते हैं? जैसे ना स्लिप रिंग ऐसा होता है कि एक कवर है पाइप, उसके अंदर एक और कवर होता है। जैसे बैरिंग होता है ना, बैरिंग देखा तुमने? बैरिंग, बेरिंग होता है वो, बेरिंग में जैसे गोलियां होती हैं, एक पार्ट अंदर का घूमता है, बाहर वाला नहीं घूमता। वैसे ही यहाँ पे सीन होता है। क्या होगा कि जब कॉयल घूमेगी, अरे भाई एक चीज़ बताओ, जब ये फ़ोन ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, जब ये ऐसे घूम रहा है तो ये सारी इससे अटैच जितनी भी चीज़ें सबको घुमाएगा। मान लो यहाँ पे एक पेंसिल लगा दी, एक इधर लगा दी, ऐसे लगाते हैं, रुको। मान लो कि ये एक वायर लगी हुई है यहाँ पे, एक वायर ये लगी हुई है, जैसे इनमें दिखा रखा है, ये देखो। जब ये घूमेगा ऐसे, तो ये घूम के तो फिर क्या करेगा? इसका मतलब तो ये पूरी जो वायर से इनको भी घुमाएगा अपने साथ? जी नहीं। उससे फ़ायदा क्या होगा कि ये जो रिंग्स है ना, इंटरनल ये वाले जो पोर्शन है ये घूमते हैं और इनका टच बना रहता है, इनका टच बना रहता है। क्लियर है ना? इनका टच बना रहता है बेटा। तो इससे स्लिप रिंग क्या है? एक तरीके से हमें आर्मेचर और आउटपुट सर्किट का टच देता है, कनेक्ट करता है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन समझ में आ गई? ओके। ये बेटा जी ये कोयल है, ये क्या है? कोयल है। इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है हमने, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है। ये आप लोगों के पास यहाँ से आउटपुट मिल जाएगी, हमें यहाँ से आउटपुट मिल जाएगी। और इधर पीछे ये क्या है? ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब यहाँ से हम हैंडल लगाते हैं, ठीक है। आजकल तो सेल्फ स्टार्ट आने लगे हैं, हैंडल लगाते हैं। ये एक्सेल है, एक्सेल मतलब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन एक तरीके से। क्लियर हुआ? चलो अब ध्यान से देखना। अब इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई है, पार्ट हमने डिस्कस कर लिया, वर्किंग देख लेते हैं। वर्किंग में क्या होगा? जैसे ही भाई वर्किंग का एक सीन है, वर्किंग बोलो या थ्योरी बोलो, मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं यहाँ पे, वर्किंग बोलो या थ्योरी बोलो। देखो हमने क्या किया, ये फील्ड गया हुआ है, इसके बीच में ये कोयल रोटेट करवानी शुरू करी। पहले ये कोयल ऐसे है, एक मिनट, ऐसे है। अब ये ऐसे घूमनी शुरू हुई है, तो इसके साथ जो फ्लक्स लिंक होगा ना वो चेंज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पहले तो बिल्कुल ज़ीरो है, ऐसे फील्ड लाइन्स जा रही हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद इसका एरिया वेक्टर जो है ना वो अलग अलग एंगल पे शिफ्ट होना शुरू होगा, किसके साथ? मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो इसका मतलब फ्लक्स चेंज हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे जब आर्मेचर क्या होती है? आर्मेचर कोयल क्या होती है बेटा जी? रोटेट होती है। जब आर्मेचर कोयल क्या होती है? रोटेट होती है। उससे क्या होता है? जैसे आर्मेचर कोयल रोटेट हुई तो उससे क्या होगा? जो फ्लक्स लिंक्ड विद कोयल है, लिंक्ड विद कोयल है, वो क्या हो रहा है? चेंज होना शुरू हो गया, ठीक है। और उससे क्या बन गया फिर? इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ
प्रोड्यूस्ड, ठीक है, और उससे ही बन जाएगा क्या, एक मिनट यार, प्रोड्यूस्ड और उससे ही बन जाएगा क्या, करंट, उसी को बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। अभी एक सिंपल सा तरीका करते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है कि E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी होता है, डी फाई बाई डी टी होता है। अब फाई कितना होता है तुम बोलोगे, बी ए कोस थीटा होता है। यहाँ पे जो थीटा है वो क्या है, वैसे तो तुम बोलोगे वो एंगल है, किसके बीच में, बी और ए के बीच में, ठीक है। हम इस थीटा को ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। आई होप कि सबने क्लास 11th में पढ़ रखा होगा कि थीटा को ओमेगा टी कैसे लिख रहे हैं, ठीक है। अब थीटा को मैं रिप्लेस कर दूं किससे, ओमेगा टी से, तो फाई की वैल्यू कितनी हुई, बी ए कोस ओमेगा टी। अब इसको रख दो यहाँ पे, तो E इज इक्वल टू हुआ, E इज इक्वल टू कितना हुआ, माइनस डी बाई डी टी बी ए कोस ओमेगा टी। भाई यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, क्या यहाँ पे बी चेंज हो रहा है, जी नहीं, बी तो फिक्स है, बी तो बिल्कुल फिक्स है, बी तो वैसे का वैसी है, एरिया उस कोयल का वो भी फिक्स है। तो यहाँ पे चेंज हो रहा है एंगल, मतलब थीटा चेंज हो रहा है, ओमेगा टी आप लोग बोल सकते हो। तो यहाँ पे हुआ E इज इक्वल टू, माइनस बाहर पड़ा था पहले ही, बी हो गया, ए हो गया, डिफ्रेंशिएशन करी किसकी, कोस ओमेगा टी की, तो ये बनेगी बेटा जी E इज इक्वल टू माइनस बी ए, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कोस इज माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस साइन ओमेगा टी, और साथ में इसको भी तोड़ेंगे क्योंकि टी के साथ कर रहे हैं रिस्पेक्ट में, तो ओमेगा टी में से इसको भी तोड़ देते हैं ओमेगा को, तो यहाँ पे बचा सिर्फ और सिर्फ ओमेगा। तो ये बना E इज इक्वल टू माइनस माइनस हो गया प्लस ओमेगा बी ए साइन ओमेगा टी बना, ठीक है, बी ए साइन ओमेगा टी बना मेरे पास, क्लियर है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि यार अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमम क्या चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैक्सिमम ईएमएफ कब मिले मुझे, मैक्सिमम ईएमएफ कब मिले, तो तुम बोलोगे मैक्सिमम ईएमएफ तब मिल सकता है जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी हो, कितनी हो, आप बोलोगे कि इसकी वैल्यू हो जाए 1, कितनी हो जाए, 1 हो जाए, ठीक है। इस मैक्सिमम को ना अलग नाम दे देते हैं, इस मैक्सिमम को नाम दे देते हैं हम ई नोट दे देते हैं, ई नोट दे देते हैं, तो ये बनेगा ओमेगा बी ए। तो मतलब इसको मैं, इस पोर्शन को मैं ई नोट लिख सकता हूँ यार, साइन ओमेगा टी अगर 1 हो जाएगा तो इसका मतलब मुझे क्या मिल रहा है, ई नोट इज इक्वल टू ओमेगा बी ए मिल रहा है जो कि मैक्सिमम वैल्यू की तरह हुआ। तो मतलब ई की वैल्यू जो हुई वो हुई ई नोट साइन ओमेगा टी हुई। सो ये होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला। फिर हम आई निकाल सकते हैं ई बाय आर करके, आर जो होगा वो रेजिस्टेंस होगा किसका, लोड का। ओके चलो, तो ये होता है बेटा जी आप लोगों के पास क्या, एसी जनरेटर। और ये वीडियो हमने कल डिस्कस नहीं करनी है, अभी तुम्हारे लिए वीडियो भी बनने वाली है, हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल, मतलब प्लान तुम्हारे लिए एडवांस में बने होते हैं सारे, ठीक है। तो ये बेटा जी वो है, देखो सारा स्ट्रक्चर है कि जब ये बिल्कुल ऐसे इस पोजीशन में थी, ठीक है, नहीं इस पोजीशन में नहीं, हाँ नहीं थोड़ा ऐसे सीधी थी, ठीक है, मतलब ये अलग अलग एंगल है, मतलब यहाँ से जब उसने घूमना शुरू किया तो फिर ईएमएफ इंड्यूस होना शुरू हुआ और एक मैक्सिमम पॉइंट पे चला गया। फिर इसके बाद इसके साथ जो फ्लक्स लिंकेज है वो कम होनी शुरू हुई, तो उसके बाद ये ईएमएफ कम इंड्यूस हुआ, फिर उसके बाद नेगेटिव में चला गया, फिर बढ़ना शुरू हुआ इस तरीके से, ठीक है। तो ये होता है ग्राफ, ये देख लेना एक बार कि रोटेशन क्या क्या थी इसकी, ठीक है। और यही थी बस भाई आप लोगों की ईएमआई। तो इस ईएमआई का हमने आज कर लिया वन शॉट और बहुत बढ़िया तरीके से हमने इसको ख़त्म कर दिया। अगर आप लोगों की कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो बेटा, ठीक है। तो हमारे चैप्टर हो गए हैं बेटा, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4 तक, साथ में हो गया है चैप्टर 6। कल कोशिश करते हैं कि चैप्टर 7 दे दी जाए, कोशिश करते हैं, ठीक है। और अगर कोशिश नहीं पूरी नहीं हुई तो संडे आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और चैप्टर 5 जो रहता है बेटा जी उसके नोट्स तैयार हो गए हैं लगभग, तो वो जैसे ही मिलते हैं आप लोगों को फिर चैप्टर 5 भी करा देते हैं। चलिए, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और किस तरीके की वीडियो चाहते हो। और मतलब यार तुम्हारे लिए मेहनत की जा रही है तो तुम भी मेहनत करो, मेरे साथ पढ़ो। एंड एक बात ज़रूर बोलूँगा कि अगर तुम्हारी छोटी सी भी हेल्प होती है इस चैनल से, या मेरे नोट्स तुम्हें हेल्प करते हैं, तो इस चैनल को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करो, ठीक है। चलिए, इसी के साथ इस सेशन को करते हैं समाप्त, मिलते हैं जल्दी से हमारे नए सेशन में। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।